लास्ट डे हम लोग क्या किए थे? ऑफिशियल कम्युनिकेशन किए थे। ऑफिशियल कम्युनिकेशन में दो चीज सीखे थे, क्या क्या? एक तो मेमोरेंडम और एक सर्कुलर। मेमोरेंडम और सर्कुलर के बीच के क्या डिफरेंस था? सर्कुलर तो था एक जनरल नोटिस जो कि सबके लिए होता तुम लोग से मतलब लगता है कि तुम लोग यहाँ आता है, पढ़ता है, उसके बाद में भूल जाता है कि आगे हमको पढ़ाई करना है ना? द मोमेंट यू क्लोज योर बुक हियर, यू सपोज दैट यू पास्ड ऑल एग्जाम्स ऑफ योर सीए कोर्स और तुमको आगे कुछ नहीं करना है। घर जाके एक बार रीडिंग नहीं होता है तुम लोग से? सर्कुलर बोले थे इज कोई भी नोटिस, कोई भी ऑर्डर पास करने के लिए, एंड मेमो वाज उसी चीज का रिमाइंडर पास ऑन करने के लिए हम लोग मेमो लिख रहे थे। या कोई काम फिनिश हो जाता है उसका रिपोर्टिंग करने के लिए मेमो लिख रहे थे। याद है? भूल गया तो बोलता क्यों नहीं है? जब याद है तो उल्टा पुल्टा चीज क्यों बोलता है? है। ऑर्डर तो सबके लिए होता है। प्लीज तुम लोग थोड़ा तो पढ़ लो यार। अब सितंबर चालू होने वाला है, अक्टूबर का आधा महीना, आधा क्या पूरा महीना समझ लो, होली दिवाली में निकलने वाला है। पूजो है, दिवाली है, काली पूजो है, ये है वो है। रहा बचा सिर्फ नवंबर पढ़ने के लिए। सोच समझ लो भाई। आ जाओ। आई मीन क्या प्रॉब्लम क्या है? दिस इज वेरी टफ फॉर यू गाइस क्या? हाँ, इज इट सो टफ? मैंने बहुत रॉकेट साइंस है क्या इसमें? या तो तुम लोग जो हम बोल रहे हैं वो तुम लोग को समझ में आ नहीं रहा है, या तो देयर इज अ प्रॉब्लम कि घर जाके हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना नहीं है, वैसा एटीट्यूड है कोई। नाम लिख के दो ऊपर। देखो, आज स्टार्ट करेंगे हम लोग रिज्यूम राइटिंग। ठीक है? रिज्यूम राइटिंग क्या होता है? व्हाट इज अ रिज्यूम? रेज्यूमे टू बी मोर प्रिसाइज। हम्म। ओके। रिज्यूम को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? बा- there is a major difference between a biodata and a resume or a curriculum vitae. Okay? बायोडेटा हम लोग देते हैं फॉर अ पर्सनल यूज, फॉर एग्जाम्पल मैरिज प्रपोजल। ठीक है? बायोडेटा इज यूज फॉर personal purposes, not official purposes. Okay? And curriculum vitae or resume is used for official purposes, where you are applying for a job, where you are applying for an interview. उसके पहले आपको लिख के देना पड़ता है। समझ में आया? क्लियर? हाँ, पक्का? तो बायोडेटा हो गया पर्सनल यूज के लिए, करिकुलम वीटे और रिज्यूम हो गया ऑफिशियल यूज के लिए। ठीक है? चलो अंडरलाइन कर लो। A resume is a document that introduces you, that is the applicant, to your prospective employer or trainer. ठीक है? What is it? It is a document that introduces you to your prospective employer. माने जो आपको हायर करने वाला है उसको आप एक इंट्रोडक्शन दे रहे हो अबाउट योर सेल्फ। ठीक है? इन दोज अबाउट योर सेल्फ यू हैव पर्सनल डिटेल्स ऑफ योर्स, you have professional details of yours, you have education details of yours. वो सारा चीज आपको इसमें लिखना पड़ता है। क्लियर? नाउ समवन अगेन ही माइट आस्क मी कि बायोडेटा में भी तो यही रहता है। अरे भाई, बायोडेटा में तुम अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस या प्रोफेशनल जो होता है उसको मेंशन करते हो क्या? वो पता नहीं ना? हाँ बस ठीक है।
समझ में आया? बायोडाटा में ये सब चीज नहीं रहता, इट कंटेन्स ऑल योर पर्सनल डिटेल्स, ठीक है, डजंट कंटेन योर प्रोफेशनल डिटेल्स. इन अ रिज्यूम इट कंटेन्स योर पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल एज वेल एज एजुकेशनल डिटेल्स, ठीक है, तीनों चीज को डालते हैं, उसके बाद में आपका रिज्यूम बनता है. क्लियर? अब रिज्यूम स्टार्ट करने से पहले बताए थे आप लोग का ये जो रिज्यूम है ये आ सकता है सेम 8 to 10 मार्क्स का, सॉरी 6 to 8 मार्क्स का, ठीक है. अब जब रिज्यूम लिखने को आएगा, इट माइट और माइट नॉट हैपन कि आपको एक कवर लेटर लिखने को आए. अगर फॉर्मल लेटर नहीं लिखने को मिलता है हम लोग को ऑप्शन में, क्वेश्चन पेपर में अगर अलग से कोई फॉर्मल लेटर नहीं आ रहा है तो हम लोग को रिज्यूम प्लस फॉर्मल लेटर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ रिज्यूम का कवर लेटर, ठीक है. दैट रिज्यूम का कवर लेटर इटसेल्फ विल बी अ फॉर्मल लेटर एंड उसके साथ में रिज्यूम. तो इन दैट केस ये 10 मार्क्स का हो जाएगा. अगर अलग अलग आते हैं कि एक तो हमको फॉर्मल लेटर लिखना ही है और अलग से रिज्यूम आता है तो हम लोग का 6 to 8 मार्क्स का, ठीक है. इसका भी एक फॉर्मेट होता है, उसको हमको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है. कभी क्लास 11 12 कॉलेज में कभी भी एक कोई रिज्यूम लिखा है? नेवर. नहीं, कोई मेजॉरिटी लोग नहीं लिखा है ना, ठीक. आप रिज्यूम लिखे हो लेकिन फिर भी आपको रिज्यूम और बायोडेटा का डिफरेंस नहीं मालूम. ऑफिशियल बायोडेटा चलो आगे अंडरलाइन करिए. अ कवर लेटर इज अ लेटर दैट accompanies the resume and reflects your knowledge of the employer और trainer, ठीक है. जब भी हमको कोई कवर लेटर लिखने को आएगा रिज्यूम के साथ में अटैच करके लिखने के लिए, तो दैट विल बेसिकली कंटेन डिटेल्स ऑफ माय एम्प्लॉयर, ठीक है. क्योंकि पर्सनल जो भी मेरा डिटेल्स है वो तो रिज्यूम में जाएगा ही, तो मेरे को उसमें कोई अपना डिटेल्स नहीं देना है, ठीक है. हमको सारा डिटेल्स मैं रिज्यूम में देना, मेरे कवर लेटर में जो एम्प्लॉयर है उसका डिटेल्स आएगा. क्लियर हो गया सबको? पक्का? चलो आगे देखो. स्वॉट एनालिसिस बीसीके में किया होगा, बीसीके में किया होगा स्वॉट एनालिसिस सेकंड चैप्टर. बीसीके स्टार्ट नहीं हुआ है, अच्छा अच्छा ठीक है. This you basically do when you are doing your BCK का पार्ट, okay? Because this you won't understand. अभी अगर हम इसको समझाने जाएगा तो पूरा 2 क्लास लग जाएगा, ठीक है. जब BCK स्टार्ट होगा उस टाइम पे स्वॉट एनालिसिस करना, समझ में आए तो ठीक, अगर तब भी कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना. क्लियर हुआ? लेकिन 11th में जो लोग मैनेजमेंट पढ़ा है वो लोग स्वॉट एनालिसिस थोड़ा तो पढ़ा ही होगा, एक आइडिया तो होगा कि स्वॉट का फुल फॉर्म क्या होता है. स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, ठीक है. दिस बेसिकली डील्स विथ कंपनी का वर्किंग के साथ में स्वॉट एनालिसिस को ज्वाइन करके किया जाता है, ठीक है. तो यू रीड दिस इन बीसीके जस्ट इन केस इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग गेट बैक, ठीक है. वैसे भी इस स्वॉट एनालिसिस का हमारे इस बीसीआर वाले से तो कुछ आएगा नहीं, कोई रिलेशन नहीं है, तो डोंट वरी अबाउट इट. क्लियर? चलो अब आते हैं फॉर्मेट ऑफ अ रिज्यूम. अब जब रिज्यूम हम लोग लिखते हैं, रिज्यूमे जब हम लोग लिखते हैं तो ये 2-3 तरीके का होता है. क्या क्या? पहला एक तो होता है क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे. क्रोनोलॉजिकल वर्ड का मतलब क्या होता है? एक ऑर्डर होता है, एक सीक्वेंस होता है, उसको फॉलो करके हम एक रिज्यूमे लिख रहे हैं, दैट इज व्हाट इज क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे. अब वो क्रोनोलॉजिकल रिज्यूमे का सब हेड्स देख लीजिए. मैंने इसमें दिस इज द सेम थिंग जैसे हम लोग कम्युनिकेशन का प्रोसेस में देख रहे थे ना, 1 2 3 4 करके आएगा. क्रोनोलॉजिकली में भी इसमें 1 2 3 4 ऐसा का ऐसा एक दूसरे के नीचे आएगा. क्लियर? पहले देखिए क्या आता है, नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स. नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स किसका? मेरे एम्प्लॉयर का. मेरा एज एन एम्प्लॉय, जो हम एज एन एप्लीकेंट, मेरा आएगा नाम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स. उसके बाद ऑब्जेक्टिव समरी. ऑब्जेक्टिव समरी का मतलब क्या होता है? आज एज एन एम्प्लॉय इफ आई एम ज्वाइनिंग अ कंपनी इन वट एवर पोस्ट इट इज, तो मेरा एक ऑब्जेक्टिव होगा ना,
whenever we get down to job world or we are doing any business, our main motive is what? मेन मोटिव क्या होता है कोई जॉब करने के पीछे या कोई बिजनेस करने के पीछे? पैसा कमाना, पैसा कमाना, राइट? पैसे कमाने के अलावा भी कुछ गोल्स तो होते ही हैं हमारे, है ना, कि हमारे बिजनेस को यहाँ से यहाँ उसका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, सेल्स इंक्रीज करना. टेक्निकली अपार्ट फ्रॉम अर्निंग मनी, वट एवर गोल्स वी हैव, ठीक है, दैट इज what we have to write in the objective summary. As an employee, apart from earning the salary, what other benefits or what other objectives I have in life, I will be writing it there in terms in relation to the company. I want to join your company for better exposure, gaining knowledge, gaining work experience, ठीक है, in this field of yours, ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन की, यानी आपका ये फील्ड में आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है, हम इसमें और ज़्यादा परस्यू करना चाहते हैं, हेंस आई वांट टू ज्वाइन. ठीक है, तो बेसिकली वी आर गोइंग टू गिव ऑब्जेक्टिव समरी में हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है अपार्ट फ्रॉम अर्निंग सैलरी. ठीक है, सैलरी तो अर्न करना विच इज बट ऑब्वियस, अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग इसमें लिख देंगे. समझ आया? नेक्स्ट, एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड अचीवमेंट्स. एकेडमिक क्वालिफिकेशन मतलब क्या होता है? कितना पढ़े हैं हम, ठीक है. अभी इसके बगल में लिख लो कि एजुकेशन एंड द टाइम व्हेन टेकन इट, द टाइम व्हेन टेकन इट, मतलब कि कब हम वो काम, मतलब वो एजुकेशन किए हैं, उसका डिटेल्स भी हमको इसमें डालना होगा. कि जैसे हम स्कूलिंग पास किए हैं 2016 में तो वो लिख देंगे, कॉलेज पास किए 2020 में तो वो लिखेंगे. समझ में आया? यू नीड टू राइट द ईयर एट द टाइम ऑफ विच यू हैव परस्यूड दैट पर्टिकुलर एजुकेशन. तो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस लिख देंगे यहाँ पे, एंड अचीवमेंट्स लिखेंगे. अचीवमेंट्स मतलब हाँ, कोई डिग्री तो क्वालिफिकेशन में ही आ गया. यहाँ अचीवमेंट का मतलब होता है द नंबर ऑफ परसेंटेज, द अमाउंट ऑफ परसेंटेज दैट यू हैव गॉट इन दैट पर्टिकुलर एकेडमिक क्वालिफिकेशन. आप बीकॉम कर रहे हो, 2023 में कर रहे हो, उसमें कितना आया आपका, वो होता है यहाँ पे अचीवमेंट. समझा? जो आप लोग अचीवमेंट सोच रहे हो वो नीचे है, कोर करिकुलर अचीवमेंट. आई डू नॉट वॉन्ट दैट टू बी क्लब्ड विथ माई अकेडमिक क्वालिफिकेशंस. यहाँ अचीवमेंट इज योर अकेडमिक अचीवमेंट्स, कि कितना मार्क्स आया. अब जब कितना मार्क्स आया, यहाँ जो अचीवमेंट आप लिखोगे, इट विल ऑलवेज बी इन परसेंटेज, ऑलवेज बी इन परसेंटेज. क्लियर हुआ? डू नॉट राइट कि मेरे को 400 मिला, डू नॉट राइट मेरे को इतना मिला, नहीं. यू नीड टू मेंशन द अमाउंट ऑफ परसेंटेज दैट यू गॉट. क्लियर? समझ में आया? अब बहुत लोग बोलते हैं कि जब हम लोग, ये तो हम लोग का सीए का पेपर है, करेक्ट, तो इसमें जब हम लोग लिखेंगे तो ऑब्वियसली हमको मेंशन करना होगा कि हम सीए में, अगर कोई सीए का आदमी है वो जब जॉब के लिए जाएगा, कब जाएगा? फाउंडेशन क्लियर करने के बाद, इंटर के बाद, इंटर के बाद आर्टिकलशिप के लिए जाएगा, उसके लिए भी आपको रेज्यूम ड्रॉप करना ही पड़ेगा, राइट. सो टेक्निकली देयर यू विल हैव टू मेंशन ना कि आपने सीए फाउंडेशन पास किया है इस ईयर में. तो इन दैट केस सब लोग बोलते हैं कि मैम उसमें परसेंटेज वेरी अर्ली, उसमें परसेंटेज कहाँ से आएगा? पीपल आस्क कि उसमें परसेंटेज कहाँ से आएगा, क्योंकि आप लोगों ने रिजल्ट देखा है, बहुत लोगों का सीए का रिजल्ट तो देखा ही होगा लोगों का, मार्कशीट, तो उसमें परसेंटेज मेंशन रहता है? नहीं, उसमें सिर्फ मार्क्स मेंशन रहता है. तो तुमको परसेंटेज निकालना आता है ना? थैंक गॉड, डू द नीडफुल. ठीक है, समझ में आया? डू द नीडफुल, राइट योर पासिंग परसेंटेज इन इट. तो सीजीपीए लिख देंगे हम लोग. यू डोंट राइट मार्क्स, सीजीपीए भी तो परसेंटेज ही होता है भाई. तो यू राइट परसेंटेज,
यू डोंट राइट मार्क्स, क्योंकि मार्क्स लिखने जाओगे तो फिर दैट पर्सन डजंट नो ना कि कितने मार्क्स का ओवरऑल पेपर है, क्या है नहीं है, समझ में आया? सो वी विल गिव परसेंटेज। क्लियर हुआ? एवरीवेयर कोई भी लेवल ऑफ एजुकेशन यू आर पुटिंग इट ओवर हियर, यू विल गिव योर परसेंटेज। ठीक है? ओ शनि ग्रह शीट, हाँ वो समझ गया है कि उसका नाम चेंज हो गया। चलो, तो अकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड अचीवमेंट यहाँ क्या है, समझ में आ गया ना? दिस इज योर अकेडमिक अचीवमेंट, द नंबर ऑफ मार्क्स दैट यू गॉट। ठीक है? नेक्स्ट आते हैं कोर करिकुलर अचीवमेंट के ऊपर। व्हाट इज दिस कोर करिकुलर अचीवमेंट? स्टेपल करके दो। अकेडमिक्स के अलावा जो आप अचीव कर रहे हो, जैसे ही वाज सेइंग डिबेट कंपटीशन जीता है, कोई सर्टिफिकेट मिला है, कोई मेडल मिला है, कोई भी, मतलब ना डजंट मीन कि खाली डिबेट इंटेलेक्चुअल टॉपिक, कैन बी फॉर स्पोर्ट्स ऑल्सो, ऊपर में नाम लिखो, कैन बी फॉर स्पोर्ट्स ऑल्सो, कोई स्पोर्ट्स में अचीवमेंट हुआ है, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा कोई भी एस्थेटिक में आपका हुआ है अचीवमेंट, you can mention any core curricular activity over here। ठीक है? समझ में आया? तो वो को करिकुलर अचीवमेंट हो गया। तो नाउ यू माइट आस्क कि मैम यहाँ पे तो कोर करिकुलर अचीवमेंट हम दे दिए कि डिबेट में हम पार्टिसिपेट किए इस ईयर में, यहाँ तो हम परसेंटेज कैसे देंगे? ऊपर में तो परसेंटेज में दे रहे थे अचीवमेंट, यहाँ कैसे देंगे? यहाँ ऑब्वियसली रैंकिंग में देंगे। यहाँ द अचीवमेंट विल बी गिवन इन टर्म्स ऑफ रैंक्स। क्लियर हुआ? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो भी रैंक है, वी विल मेंशन दैट रैंक। समझ आ गया? पक्का? चलो नेक्स्ट, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंडेड और कंप्लीटेड। ना दिस इज ऑप्शनल, बट ऑब्वियसली इट इज समवेयर कि अगर आप कहीं से आप एक नोवाइस हो, यू आर अप्लाइंग फर्स्ट टाइम फॉर अ जॉब, तो ऑब्वियस सा बात है आपका ये पार्ट तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये आपको तभी मिलेगा जब आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर रहे हो। लेकिन देयर आर सर्टेन प्लेसेस, फॉर एग्जांपल एज ए सीए, जब आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो माना हुआ क्या रहेगा कि आपने आर्टिकलशिप किया हुआ है ना? तो वो इल कम ओवर हियर कि आर्टिकलशिप मैंने किया हुआ है। ठीक है? बहुत जन बोलते हैं कि हम तो बीकॉम पास किए हुए हैं, नया नया जॉब में जा रहे हैं, तो हम ट्रेनिंग में क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे ट्रेनिंग विल बी, अगर कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी आप सीखे हो, फॉर एग्जाम्पल टैली ERP9 सीखे हो, फॉर एग्जाम्पल MS वर्ड ऑफिस सीखे हो कोई भी इंस्टीट्यूट से, ठीक है, यू विल राइट दैट ओवर। समझ में आया? अगर कोई CA, डॉक्टर, लॉयर ऐसा टर्म्स में रिज्यूम लिख रहे हैं तो बट ऑब्वियसली इंटर्नशिप पीरियड का मेंशन यहाँ कर दिया जाएगा। जस्ट इन केस वैसा कोई काम नहीं है, इफ वी आर सिंपल ग्रेजुएट्स एंड देन अप्लाइंग फॉर अ जॉब, वी विल राइट एन एक्स्ट्रा कोर्स और एक्स्ट्रा वैल्यू एडेड स्किल दैट वी हैव लर्न्ड। क्लियर? समझ में आया? गुड। नेक्स्ट आता है स्ट्रेंथ्स। अब यहाँ पे स्ट्रेंथ्स मतलब ओ हम 10 किलो का डंबल उठा सकते हैं, नहीं, क्या आएगा? स्ट्रेंथ का यहाँ पे क्या मतलब हो रहा है वो मेरे को समझाओ ना। करेक्ट, समथिंग इन विच आई एम नियरली परफेक्ट, some skill, some attribute in which I am nearly perfect. For example, can be my leadership skills, ठीक है, can be my skills of debating, ठीक है, can be my skills of ये presenting things, कोई भी सामान का सेल्स करना है, उसको कैसे करना है, उसको हमको बहुत अच्छे से आता है। समझा? सो यू आर गोइंग टू बेसिकली अप्लाई, सॉरी यू आर बेसिकली गोइंग टू, यहाँ पे लिखेंगे कि हमको क्या करना आता है बहुत अच्छे से। इफ आई एम गुड इन अकाउंटिंग, आई विल राइट हैव अ वेरी गुड हैंड इन मैनेजिंग टैली ERP9 एंड अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है? समझ में आया? हाँ, क्लियर? तो
तो ये हो गया मेरा स्ट्रेंथ्स। नेक्स्ट, इंटरेस्ट, हॉबीज, स्किल्स, ऑप्शनल. This entire thing is optional. If you want to give, you can give. If you don't want to give, don't give. But just because they have asked you your interest, hobbies, doesn't mean that you will write मेरे को बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है, मेरे को क्रिकेट बहुत खेलना पसंद है, मेरे को चप्पू चलाना बहुत पसंद है. I do not want to know all that. Over here I am talking about your intellectual interest. तुमको पढ़ना अच्छा लगता है, तुमको सुडोकू खेलना अच्छा लगता है, समझ में आया? तुमको वेरियस नॉलेजेबल बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, वो सब यहाँ लिखने का है, चप्पू चलाना नहीं. नो आया है मेरे को रिवर राफ्टिंग पसंद है, तो हम क्या करें, तुमको रिवर राफ्टिंग पसंद है तो. अंडरस्टूड? आई वांट टू नो सम इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट ऑफ योर्स. क्लियर? So this is very optional. If you want to mention, mention. Don't want to mention, don't mention. Is it good if we mention? Obviously. अगर आप mention करते हो अपना intellectual interest, it's just not for the bookish knowledge. I'm saying कि आगे भी जाके जब resume draft करेंगे, which we obviously have to, तो हम उसमें अगर mention करते अपना interest, intellectual interest, तो वो बहुत अच्छा एक impact आता है कि हाँ, this person is very keen to learn. अगर हम लिखते हैं कि you know is a very good bookworm, loves to read books regarding this field of knowledge, तो उससे क्या होता है, उनको लगता है कि हाँ भाई इनको पढ़ना अच्छा लगता है, ये सीखने में इंटरेस्टेड है. समझ में आया? क्लियर? तो वो हो जाता है यहाँ पे इंटरेस्ट एंड हॉबीज. नेक्स्ट आता है पर्सनल डिटेल्स. यहाँ पर्सनल डिटेल्स का मतलब क्या आ रहा है? नाम और कॉन्टैक्ट तो मैंने पहले दे दिया, तो अब और क्या चाहिए उनको मेरे से? बस. हाँ, और क्या हो सकता है? अच्छा, पहले यहाँ पे लोग मेरे को ये जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, इसमें तो तुम लोग मेरे से कोई पूछा ही नहीं कि खाली फोन नंबर देना है, मेल देना है, घर का एड्रेस देना है, क्या देना है? डिसाइड कर लो. तीनों में से एक, दो, क्या? कौन कौन बोलता है तीनों आएगा? डोंट कम इन पीयर प्रेशर, इट्स ओके. कौन कौन बोलता है दो आएगा? कौन कौन बोलता है एक आएगा? चलो, आप दो भी दे सकते हो, तीन भी दे सकते हो. ठीक है. एक में कॉल डिटेल्स, तो ऑब्वियसली जिसमें आदमी आपको पकड़ सके, जहां आप कॉल करें, आप कॉल उठाएं. ठीक है, वो एक मैंडेट होता है. नेक्स्ट, रेसिडेंशियल एड्रेस और ईमेल एड्रेस कैन बी गिवन. ठीक है, प्रेफरेबली रेसिडेंशियल एड्रेस. ठीक है, प्रेफरेबली रेसिडेंशियल एड्रेस. जस्ट रिमेंबर वन थिंग, अगर उन दोनों डिटेल्स में से जो भी डिटेल आप पिक कर रहे हो यहां लिखने के लिए, छोड़े हुए डिटेल को पर्सनल डिटेल में लिखना पड़ेगा. सपोजिंग आई एम गिविंग फोन नंबर एंड रेसिडेंशियल, तो मेल एड्रेस कहां जाएगा? पर्सनल में. इफ आई एम गिविंग फोन नंबर, ईमेल, तो रेसिडेंशियल कहां जाएगा? पर्सनल में. क्लियर हुआ? समझ आया? तो लेकिन मेरा ये सजेशन रहेगा कि नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में फोन नंबर एंड रेसिडेंशियल एड्रेस दे दीजिए. क्लियर हुआ? ठीक है. तो ये दोनों के बाद में पर्सनल डिटेल्स में क्या क्या आएगा? लाइक ही सेड, मेरा मैरिटल स्टेटस. लेकिन मैरिटल स्टेटस से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा? बुद्धि लगा है? हाउ इज दैट इन अ पर्सनल डिटेल? हैव यू लॉस्ट इट? एंड यू कैन नेवर राइट योर, डोंट मेक दिस मिस्टेक एवर इन योर लाइफ, एवर. Be it giving a resume, be it giving an interview, never quote what you are thinking in your mind. आज तुमको अगर लगता है कि तुमको लाख रुपया मिलना चाहिए, तुम मुंह खोल के बोल दोगे ना ना ना. अगर वो तुमको ज्यादा भी सोच रहा होगा ना, तो वो बोलेगा कि नहीं, ये तो लाख रुपए का समझता है अपने आप को, हम तो लाख ही देंगे, जाओ भाई, हमको क्या मतलब है. नेवर मेंशन व्हाट यू आर थिंकिंग इन योर माइंड, नेवर. इवन इन रेज्यूम में तो मेंशन करना ही नहीं है हमको सैलरी का कोई भी बात. एंड जब इंटरव्यू के लिए भी जाएंगे तो वो ऑब्वियसली आपसे पूछेगा
व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द कंपनी? तो मुंह फाड़ के मत बोलना हमको लगता है हमको लाख रुपया मिलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, यू हैव टू से व्हेन ही इज आस्किंग यू एक्सपेक्टेशन, ही इज आस्किंग कि भाई आपको कंपनी से क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल ग्रोथ चाहिए, लर्निंग एक्सपीरियंस चाहिए, नॉलेज चाहिए, एक्सपोजर चाहिए, ये सब चीज बोलना। मुंह फाड़ के मत बोलना हमको इतना सैलरी चाहिए। अरे it's okay, you've never been through it, so obviously you don't know. एंड ये सब चीज कोई हम लोग को टीवी में या इसमें दिखाता भी नहीं है कि हमको पता होगा। इट्स नेचुरल, इट्स ओके। सो आई एम टेलिंग यू दिस, नेवर मेंशन योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस व्हेन द इंटरव्यूअर इज आस्किंग यू व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, देन यू हैव टू से ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, नॉलेज, स्किल्स, एनहांसमेंट, ये सारी चीजें की बोलनी है। सैलरी डिस्कशन विल ऑब्वियसली बी डन एट द एंड, डोंट वरी। वो सैलरी डिस्कशन किए बिना आपका इंटरव्यू खत्म नहीं होगा। चिल, अपने मुंह से मत उठ के बोलना, ठीक है? समझ आया? रिमेंबर दिस ऑलवेज व्हेनेवर व्हिचएवर इंटरव्यू यू गो फॉर, ठीक है? तो पर्सनल डिटेल्स में यहां सबसे पहले मेरे को मेंशन करना है मेरा डेट ऑफ बर्थ। किसी को माइंड में नहीं आया ना ये चीज, और उनको तो लगा कि यार बायोडेटा में डेट ऑफ ईयर का काम है यार, यहाँ क्या पढ़ाई, यहाँ क्या फर्क पड़ता है मेरे डेट ऑफ बर्थ से। नहीं, सबसे पहले मेंशन करना है मेरा डेट ऑफ बर्थ। क्लियर? समझ में आया? डेट ऑफ बर्थ के बाद में क्या लिखना है? जेंडर, ठीक है? जेंडर मेंशन करेंगे। उसके बाद में क्या? नेशनैलिटी मेंशन करेंगे, ठीक है? नेशनैलिटी मेंशन करने के बाद अब आते हैं, नेशनैलिटी इज इनफ, आई डोंट वांट टू नो योर रिलीजन। फिर रिलीजन वाला बात यहाँ घुसा रहे। कम्युनिकेशन में पढ़े थे ना, डू नॉट क्रिएट अ बैरियर फॉर योर सेल्फ, यू डू नॉट नीड टू राइट योर रिलीजन, यू रिटन नेशनैलिटी इंडियन, एक्सेप्टेड कि तुम बहुत सारे 26 से भी ज्यादा रिलीजन है हमारे यहाँ पे, यू आर एक्सेप्टेड, ठीक है? कास्ट एंड रिलीजन आर फॉलोड, लॉट ऑफ रिलीजन आर फॉलोड। हिंदुइज्म है, जैनिज्म है, सिखिज्म है, लॉट ऑफ रिलीजन यार, ओके? तो क्या बोल रहे थे? डेट ऑफ बर्थ आ गया, जेंडर आ गया, नेशनैलिटी आ गया। उसके बाद हट, हमारा बड्डू से हमको क्या करना है? करेक्ट, you have to give in your father's name or mother's name, whosoever, दोनों का नाम नहीं लिखना है, दोनों में से एक का नाम लिखना है। क्लियर? फादर्स नेम या मदर्स नेम में से एक जन का नाम हमको लिखना है। क्लियर? इसके बाद क्या लिखना? समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो दे ही दिया। लैंग्वेज इज नोन। ओ शिट, ओ मैं तुम्हें वो तो ऐसे बोलता है ना कि अरे हम तो बोलने वाले थे, बस वो आप बोल दिए, मेरे पास जुबान पे था, आप चोरी कर लिए, मैं मुंह में हाथ डाल के वो वर्ड निकाल के बोल दिए। मैंने वो तो क्या बोलेगा ना, तो बोल दिया करो खुद से, इतना रिग्रेट भरा हो। लैंग्वेजेस नोन लिखेंगे कि मेरे को क्या क्या लैंग्वेजेस आती है। क्या क्या आती है? इंडियन है तो क्या आएंगी? एक तो इंग्लिश तो आएंगी ही आएंगी, एक हिंदी आएंगी ही आएंगी, और आप कोलकाता से, बंगाल से हो तो इंटरव्यूअर विल ऑलवेज एक्सपेक्ट कि तुमको बंगाली तो आएगा, ठीक है? उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा एक्सटर्नल लैंग्वेज यू हैव लर्न, नॉट एन इंडियन लैंग्वेज। 3 languages is a must. 1 second, listen to me. English, Hindi is a must because we coming from India. ठीक है? Third language will be your regional language. Third language will be your regional language. Coming from Bengal, Bengali. Coming from Punjab, Punjabi. Coming from Mumbai, Maharashtrian. Right? That is your regional language. The other language option that you have is of a foreign language that you know.
French, Mandarin, German, Spanish, any other foreign language apart from your regional Indian language will be coming over here. नहीं आता है मत लिखो, आता है लिख दो, क्या फायदा होगा? अरे आगे फ्यूचर में कोई प्रोस्पेक्ट हुआ उस कंपनी का उसी रीजन में जो फॉरेन लैंग्वेज तुम जानते हो तो तुमको कंसिडर किया जाएगा। समझ में आया? लिखने से तुमको चबा थोड़ी जाएगा वो कि ये तुमको फ्रेंच आता है, यू आर सुपीरियर देन मी, ऐसा थोड़ी होगा। लिख दोगे, आगे फर्दर फ्यूचर में कभी उनको लगा कि उस एरिया में काम है, आपको कंसिडर करके भेज दिया। समझ में आया? क्या क्या लैंग्वेजेस हमको लिखना है? एक तो इंग्लिश हिंदी आएगा ही, तीसरा हमारा रीजनल लैंग्वेज, चौथा इज एनी फॉरेन लैंग्वेज। क्लियर? समझ आया? चलो, तो ये तो हो गया मेरा क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम। ठीक है, दिस इज योर क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम। बोलिए जी। ये नहीं पर्सनल डिटेल्स में कितना कुछ भी बोले सारा। दैट इज इम्पोर्टेंट। इतना जो हम बोले वो तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके अलावा कम्स इन मैरिटल स्टेटस। ठीक है, और उसके अलावा हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हम भूल गए, ऊपर में जो कॉन्टैक्ट डिटेल मिस करेंगे उसको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, जो कॉन्टैक्ट डिटेल ऊपर मिस करेंगे उसको यहाँ पे लिख देना है। मैम ऊपर वाला वापस रिपीट कर दे, यहाँ पे कर दो, कर दो, कोई कोई काटेगा नहीं, कोई कुछ करेगा नहीं, तुम कर दो। कहाँ पे? ऊपर में? हम क्या हिब्रू में बोले थे? तुम मत है, हम क्या करें? कॉन्टैक्ट डिटेल्स में एक फोन नंबर कंपलसरी है, वो जाएगा। बाकी दो में से एक, यानी रेसिडेंशियल एड्रेस या मेल एड्रेस, दोनों में से एक। ठीक है, जो जिसको छोड़ोगे उसको पर्सनल डिटेल में डालोगे। ठीक है, तो ऊपर का रिपीट कर सकते हैं, नीचे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं करना है मत करो, खाली जो रिमेनिंग कॉन्टैक्ट डिटेल है उसको यहाँ पे मेंशन कर देना। ठीक है, समझ आया? कोई दिक्कत इसमें अभी तक? क्रोनोलॉजिकल में क्रोनोलॉजिकल क्लियर हो गया? अब देखो, नेक्स्ट आता है तुम्हारा फंक्शनल रिज्यूम। फंक्शनल रिज्यूम क्या होता है? देखिए, अंडरलाइन, अ फंक्शनल skill based resume places more importance on your skills and accomplishments। जैसे कि ऊपर में हम लोग इतना सारा डिटेल्स दे रहे थे ना हमारे बारे में, इतना सारा जो डिटेल्स दे रहे थे, इतना सारा डिटेल्स एक फंक्शनल रिज्यूम में नहीं आता है। तो क्या आता है मैम फंक्शनल रिज्यूम में? नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड आपका स्किल्स के बारे में। स्किल्स इन द सेंस कि कोई आप जो एडिशनल स्किल्स जो लिए हो, अकाउंटिंग सीखे हो अच्छे से, टैली ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीखे हो, ठीक है, ऑल दोज एडिशनल स्किल्स दैट यू हैव एंड योर स्ट्रेंथ्स इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ एजुकेशन डिटेल्स वगैरह ये सब नहीं आता है। क्लियर हुआ? समझ आया? अब आते हैं कॉम्बिनेशन रिज्यूम के ऊपर। कॉम्बिनेशन रिज्यूम क्या हुआ? ऑब्वियसली अ मिक्स ऑफ क्रोनोलॉजिकल एंड फंक्शनल फॉर्मेट्स। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एंड फंक्शनल फॉर्मेट को मिला के जो हम लोग रिज्यूम लिखते हैं, विच इज द मोस्ट रिटन रिज्यूम, इज व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन रिज्यूम। जब हम लोग फाइनल अभी जो ड्राफ्ट हम लोग सीखेंगे विल बी ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिज्यूम। एग्जाम में क्या लिखना है? कॉम्बिनेशन रिज्यूम। ठीक है, क्लियर आया? देखिए, इसमें क्या क्या चीज हमको इंक्लूड करना है। एक कॉम्बिनेशन रिज्यूम में क्या क्या चीज मस्ट हैव है? कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली, करियर प्रोफाइल। ये करियर प्रोफाइल क्या होता है? बुद्धि लगा के बताओ, ये करियर प्रोफाइल जो है
will be someone who is a novice or someone who has already done a job and is applying for a new one. Career profile will not be for a novice, it will always be for a person who has already started working, has past working experience will come into a career profile. ठीक है? हाँ जी, कैन बी ए रिज्यूम ऑल्सो, इसको रिज्यूम स्लैश करिकुलम वीटे भी देते हैं हम लोग। यहाँ पे रिज्यूम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि दिस इज बेसिकली फॉर रिज्यूम हर कोई लिखता है, चाहे वो एक एक्सपीरियंस्ड आदमी क्यों ना हो, वो भी एक ना एक टाइम पे रिज्यूम लिखा होगा। कोई नोवॉइस आदमी है वो भी रिज्यूम लिखता है। क्लियर? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ करिकुलम वीटे एंड अ रिज्यूम, बोथ द सेम थिंग्स। बोलिए। मैंने क्या बोला अभी? कॉम्बिनेशन इज द मस्ट यूज्ड, इज द मोस्ट यूज्ड रिज्यूम। जब हम लिखेंगे हम कॉम्बिनेशन रिज्यूम लिखेंगे। क्लियर? तो कॉम्बिनेशन रिज्यूम में पहले हम क्या दे रहे थे? हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, समझ में आई क्या? देखिए क्या क्या है, मेलिंग एड्रेस, टेलीफोन, फोन नंबर एंड योर ईमेल एड्रेस। ठीक है। नेक्स्ट आता है करियर प्रोफाइल। करियर प्रोफाइल इज बेसिकली फॉर समवन हु हैज ऑलरेडी वर्कड, उसका जो पास्ट वर्किंग एक्सपीरियंस है, उसके जो पास्ट वर्किंग एक्सपीरियंस में जो स्किल्स है, अचीवमेंट्स है, उसको यहाँ पे लिख दिया जाएगा, जिससे जो पोटेंशियल एम्प्लॉयर है उसको एक ब्रीफ आइडिया हो जाए कि आपको किस जगह पे डालना सही रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट आता है वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ वर्क एक्सपीरियंस का मतलब क्या हुआ? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम करियर प्रोफाइल? क्या क्या? एक 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 करके, तो वो तो तुम करियर प्रोफाइल में दे ही रहे हो। करेक्ट। करियर प्रोफाइल एंड वर्क एक्सपीरियंस आर डिफरेंट। करियर प्रोफाइल में यू आर जस्ट मेंशनिंग कि XYZ कंपनी में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, एज अ सेल्स मैनेजर, एज अ व्हाटसोएवर work you have done, you will just mention that. Work experience में you will mention the exact details of the number of days you have worked in that particular past company. Clear? अगर आपने एक से ज्यादा में किया है तो एक से ज्यादा का आएगा, नो मैटर वॉट की अगर आपने वहां पे 2 दिन ही काम क्यों ना किया हो। समझा? करंट जहां आए हो इंटरव्यू के लिए, उसके पहले जितने भी जगह काम कर चुके हो, ठीक है, यू विल हैव टू मेंशन दैट, चाहे 2 दिन क्यों ना किया हो। समझ में आया? नाउ ओवर हियर दिस इज अ लाइफ टिप, whenever you are writing your work experience, ठीक है, अपना थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअल इफ वी गो, तो अगर आप का टोटल वर्क एक्सपीरियंस इज ऑफ 5 years एंड विद इन 5 years यू हैव चेंज्ड 10 जॉब सर्कल्स, 10 जगह जॉब पकड़ के छोड़ा है। जब आप ये चीज यहां लिखोगे तो सामने वाले जो प्रोस्पेक्टिव आपके एम्प्लॉयर है उसको आपके बारे में क्या पता चलेगा? कुछ अच्छा पता चलेगा या खराब पता चलेगा? क्या खराब पता चलेगा? कि आप इतने शॉर्ट स्पैन में इतने ज्यादा कंपनीज कैसे चेंज की। डेफिनेटली देयर इज सम इशू, देयर इज सम पॉइंट इन यू विच हैज ended up in this situation. Clear? Why I am clearing this point, try and understand. People ask me कि भाई आज के दिन में अगर हम 20 जगह काम कर चुके हैं तो हम क्या 20 का नाम देंगे? अरे depends upon the number of years into you that you are in your working time. आज एक इंसान का वर्क लिमिट कब से कब तक हो सकता है? कैन नॉट बी बिफोर 18। बिफोर 18 तो इम्पॉसिबल है। Before 18 if you are working, that is illegal, you must be knowing that, right? For men, for women, what 18 is an adulthood age that is accepted for working,
we're not talking about marriageable age, not about talking about marital age, we're talking about working limit. तो जो work limit start होते हैं comes from 18 years of age, cannot be before that. 18 से कितना 50 60 के पहले, तो 18 और 16 के बीच का फर्क कितना years 42. If you are changing 10 jobs in 42 years and you are changing 10 jobs in 5 years, क्या दोनों का सेम इंप्रेशन होगा? You need to see the time span in which you are changing your job. Understood? If you are there working for 5 years and you are changing 10 companies, will have a bad impression. But in the field where you are working for more than 30 years, 40 years, then if you are changing 5 to 6 places, it is not a big thing. It is, हाँ भाई हमने एक जगह काम किया, मेरे को और एक्सपोजर चाहिए और स्किल डेवलपमेंट चाहिए, तो मैंने चेंज किया. राइट, यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स. जैसे बहुत बार पीपल आस्क दीज स्टूपिड क्वेश्चंस. आज के दिन में तुम लोग थोड़ी इतना कभी रिज्यूम देखा है, कभी थोड़ी काम कर ले उतरा है फील्ड में, तो ये आता है दिमाग में क्वेश्चन. ठीक है कि भाई आज हम जाएंगे, हम तो अभी नया नया काम स्टार्ट किए, 5 साल हुआ है, 5 साल में 10 जगह चेंज कर दिया, हम 10 मेंशन करेंगे. करना ही पड़ेगा भाई. ठीक है, बट अगर वो करोगे तो ऑब्वियसली यू आर इनटू अ बैड इंप्रेशन. राइट, समझ में आया? तो वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे क्लियर हमको करना है कि मैंने कहाँ कहाँ काम किया है, कितने कितने दिनों तक. ठीक है, पक्का? अब नेक्स्ट आते हैं एजुकेशन के ऊपर. यहाँ क्या है? एजुकेशन क्वालिफिकेशंस एंड अचीवमेंट्स. यहाँ मैंने कब कितनी पढ़ाई की है, कहाँ से की है, सब देना पड़ेगा. कितना परसेंटेज लेकर आए हैं वो भी देना पड़ेगा. ठीक है. अच्छा, टेल मी वन थिंग, ये जो रिज्यूम हम लोग लिखते हैं इसमें हमको कहाँ से एजुकेशन लिए वो मेंशन करना जरूरी है क्या? कहाँ से किए हो वो मेंशन करना कंपलसरी है. क्यों कंपलसरी है? ऑथेंटिसिटी उससे मैच किया जाएगा. सेकेंडली, आपने अगर नोटिस किया हो, स्कूल से तो सब लोग पास आउट किए ही है ना. स्कूल से पास आउट करते टाइम एक तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है. दिया गया है? सबको ही दिया गया है. नहीं दिया गया मत बोलना, मतलब तुम कभी स्कूल गए नहीं हो. कैरेक्टर सर्टिफिकेट सबको मिला गया है ना. वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट में क्या लिखा गया है? हम थ्रू आउट माई स्कूल लाइफ कैसे बिहेव किए हैं. राइट, सच लिखा हुआ है, झूठ लिखा हुआ है? अरे तेल लेने जाओ ना यार, लिखा हुआ तो है ना तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में है. तो यू हैव टू गिव इन कि आपने अपना स्कूलिंग कॉलेजिंग कहाँ से किया है, सो दैट फर्स्ट ऑथेंटिकेशन का वो एक मोड होगा. सेकंड, उससे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा. क्लियर? समझ में आया? अब बहुत जन बोलते हैं कि ओ मैंने हम अप्लाई किए हैं तो मेरे स्कूल में जाके पता करेगा मेरे बारे में. इतना समय नहीं है. तुमको जब डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है ना रिज्यूम के साथ में, उसमें तुमको थप्पा लगाना पड़ेगा. कैरेक्टर सर्टिफिकेट का कॉपी अटैच करना पड़ेगा. समझा? क्लियर? तो एजुकेशन आ गया. ठीक है, करके स्किल्स. यहाँ पे कौन सा स्किल्स के बारे में बात हो रहा है? एक्स्ट्रा स्किल्स अपार्ट फ्रॉम अकेडमिक्स. एक्स्ट्रा स्किल्स अपार्ट फ्रॉम अकेडमिक. ठीक है, अब इसमें अकेडमिक्स के अंदर बेसिकली आपका जो नॉन अकेडमिक अचीवमेंट्स है वो लिखोगे, प्लस जो हम लोग एक्स्ट्रा स्किल्स सीखे हैं, वेदर एज अ स्टूडेंट वेदर एज एन एम्प्लॉय, अगर कुछ एक्स्ट्रा ट्रेनिंग लिए हैं प्रीवियसली, वो भी यहाँ पे डाला जाएगा. ठीक है, समझ में आया? पक्का? कोई डाउट किसी भी पॉइंट पे अभी तक? नहीं ना? गुड.
चलो अब आते हैं एक ठो फॉर्मेट के ऊपर, कौन सा, एक तो सैंपल ऑफ क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट में देखिए, बीच में मैंने अपना नाम लिख दिया, अपना रेसिडेंशियल एड्रेस लिख दिया, अपना फोन नंबर लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे ये जो दिया हुआ है यहाँ आना चाहिए, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, कोई हार्ड एंड फोर्स है नहीं। ठीक है, उसके बाद ऑब्वियसली मेरा ऑब्जेक्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव में देखिए क्या लिखा हुआ है, to be associated with an organization that will offer me tremendous opportunities for growth in career and provide a challenging environment that will utilize my accounting skills and abilities to the maximum। या मुंह फाड़ के वो नहीं बोला my objective is to earn 1.5 lakhs a month। You will write कि आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करके क्या बेनिफिट लेना है अपने खुद के लिए, अपार्ट फ्रॉम मनीटरी बेनिफिट। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट आते हैं समरी। ये क्या समरी है, ये क्या समरी है? बेसिकली दिस इज योर करियर प्रोफाइल। ठीक है, दिस इज योर करियर प्रोफाइल। क्या दिया है? मोर देन 30 years ऑफ एक्सपीरियंस इन बोथ प्रैक्टिकल एंड मैनेजरियल एस्पेक्ट्स ऑफ द जॉब, possesses a flawless understanding of fundamental concepts of accounting, exceptionally good in application of accounting concept in varied manner, excellent communication and comprehension skills, in-depth knowledge of foreign policies and trade policies followed by various nations। Basically here I am giving an overview कि मेरे को किस किस हेड ऑफ वर्क में इंटरेस्ट है, किस किस वर्क ऑफ हेड में मैं अच्छे से परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, वो चीज यहां पे मेंशन करना है। क्लियर हुआ? पक्का? अब आते हैं नीचे एक्सपीरियंस के ऊपर। ये क्या एक्सपीरियंस है? दिस इज वर्क एक्सपीरियंस। क्या दिया है देखो, 2004 टू प्रेजेंट, माने तब से लेकर आज तक। अगर आप कहीं जगह अप्लाई कर रहे हो फॉर अ जॉब, जरूरी है क्या कि पहले जॉब को लात मार के फिर आना है? ऐसा तो कोई बुद्धिमान आदमी नहीं करेगा। तुमको श्योरिटी थोड़ी है कि जहां जा रहे हो वहां जॉब मिलेगा ही मिलेगा। वहां से मिल जाएगा, फिर बोलोगे ना कि उधर पे नोटिस पीरियड सर्व करना है, वो करके फिर आपके पास में ज्वाइन करेंगे। राइट? अब बहुत लोग बोलते हैं ये बोल देंगे तो मेरे को रखेगा नहीं ना, बोलेगा वहां पे करो, मेरे पास क्यों आए हो। अरे हद है यार, को क्यों ऐसे कोई बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। हाँ, वो तुमसे पूछेगा जरूर कि तुम उधर छोड़ना क्यों चाहते हो। अब मुंह खोल के ये मत बोल देना मेरा उधर लड़ाई हो गया, वो मेरे को निकालने वाले ही चिल्ला नहीं 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 भाई, चाहे जो भी नेगेटिव रीजन हो, हमको नेगेटिव रीजन नहीं देना है यहाँ पे, हमको पॉजिटिव रीजन देना है। हमको आपकी कंपनी से सीखना है, आपका कंपनी का एक्सपोजर ज्यादा है, हमको वहां जाना है। ठीक है, अब ये भी मत बोलना उन्हें नहीं आप तो सैलरी ज्यादा दे रहे ना इसलिए नहीं, हमको एक्सपोजर चाहिए, नॉलेज चाहिए। आपका कंपनी बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है तो मेरे को उसको और ज्यादा अच्छा करना है, मेरा स्किल्स आपके कंपनी को और ज्यादा इनहेंस करने में काम आएगा, और ज्यादा एक्सपैंड करने में काम आएगा। वो सारी चीज, अच्छा चीज उसके बारे में बोल दो, अच्छा चीज उसके बारे में बोल दो जिससे उसको लगे हाँ भाई तुम करना चाह रहे हो। इतना भी अच्छा मत बोलो कि फेक लगने लगे। ठीक है, समझा? तो दैट इज व्हाट यू हैव टू से। तो 2004 to present, if you are currently working somewhere, if you are not a no voice, obviously you will have to mention कि तुम presently कहाँ काम कर रहे हो। क्लियर हुआ? तो ऑब्वियसली नहीं आएगा। मैंने क्या बोला, नो वॉइस के लिए वर्क एक्सपीरियंस का वो नहीं है। ठीक है, इट इज फॉर पीपल हु हैव ऑलरेडी वर्कड बिफोर। ठीक है, तो क्या आएगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब वो किस हिसाब से काम किया है वहां पे। ही इज वर्कड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। कहां पे? ऑडिट एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ऑफ विच कंपनी? XYZ एसोसिएट इन बांद्रा मुंबई। ठीक है,
यहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं कंपनी का पूरा एड्रेस देना जरूरी है, आप तो लेटर में लिखाए हैं ना पूरा देने के लिए, यहाँ पे भी हम पूरा देंगे। अरे देना है दे दो, नहीं देना है मत दो, तुम्हारे कंपनी का डिटेल वैसे भी वो निकाल लेगा अगर वो तुम में इंटरेस्टेड है तो। कंपनी का तुम नाम तो लिख ही रहे हो, उसी से वो निकाल लेगा कि तुम किधर पे काम किए हो। हाँ बांद्रा मुंबई दे दो कि एक लोकेशन पता चल जाए, ठीक है, समझ आया। यहाँ पे फुल एड्रेस फेड्रेस वाला झमेला नहीं है, ठीक है। आगे उसने क्या लिखा है कि उसने एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट उस कंपनी में क्या क्या काम किया है। क्या है, डीलिंग विद डिफरेंट क्लाइंट्स टू अंडरस्टैंड देयर ट्रेडिंग स्कोप्स एंड स्टेटस ऑफ अकाउंटिंग, मैनेजिंग देयर फाइनेंशियल सिस्टम एंड बजट्स, परफॉर्मिंग पीरियोडिकल फाइनेंशियल ऑडिट, प्रिपरेशन टू रिप्लाई टू नोटिसेस ऑफ इनकम टैक्स ऑडिटर्स authority, preparation of sales tax, service tax and wealth tax returns of various clients, conducting regular meetings with the senior management, providing expert financial advice for decision making process, basically saying all the work that he's already done in that company, ठीक है। अब देखो 2001 से 2004 में वो क्या दे रहा है, क्या लिखा है यहाँ पे, इंटर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब इंटर क्वालिफाइड मतलब इंटर पास किया हुआ आदमी होके हम कहाँ काम किए हैं उसके बारे में हम मेंशन कर रहे हैं, क्लियर। डायरेक्ट एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, गोयल एंड एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, प्रीतमपुरा, दिल्ली, ठीक है, समझ में आया। तो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे उसने दो दो क्यों दिया, पहले तो यहाँ पे उसने लिखा फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट, फिर यहाँ लिखा इंटर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्यों? तो दो जगह काम किया तो वहां भी तो चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले ही काम किया है ना, तो इंटर क्वालिफाइड लिखना क्या दरकार था, जिससे दिखाने के लिए कि जब हम इंटर पास किए तो मैंने ये किया, जब फाइनल पास किए तब वहां काम किया, क्लियर हुआ, ठीक है। मेंशन करना जरूरी है जी, जी मेंशन करना जरूरी है। अगर हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सपोजिंग यहाँ पे इंटर क्वालिफाइड नहीं रहता, हो ही सकता है कि मैंने दो जगह एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट काम किया है, तो यहाँ पे एक ऑलरेडी एक और थर्ड कैटेगरी आ जाता ऑफ इंटर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्लियर। नाउ वन थिंग, व्हेन वी आर राइटिंग वर्क एक्सपीरियंस, नीचे से ऊपर नहीं जाना है, ऊपर से नीचे आना है, मतलब नया, मीडियम, पुराना, ठीक है। फीफो मेथड, लीफो मेथड, सॉरी लीफो मेथड, ये अच्छा तरीका बताया, ठीक है। ताजा ताजा, फिर थोड़ा खराब, फिर पूरा रोटन, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आना है, नीचे से ऊपर नहीं जाना है। हमको मेरा न्यूएस्ट पहले लिखना है, उसके पहले कहाँ काम किए, उसके पहले कहाँ काम किए, ऐसे क्रोनोलॉजिकली में नीचे नीचे जाता रहेगा, ठीक है। कैन एनीवन टेल मी व्हाई ऐसे लिखते हैं हम? क्या क्या, हाँ क्या बोला, क्यों? नए में देयर विल बी एडवांसमेंट इन योर स्किल्स, इन योर नॉलेज, इन योर वर्क एक्सपीरियंस, राइट, इन योर नेचर ऑफ वर्क, करेक्ट। सो आई विल वांट टू नो कि एट प्रेजेंट आपका वर्किंग नेचर कैसा है, एट प्रेजेंट आपका वर्क नॉलेज कैसा है, एट प्रेजेंट आपका वर्किंग स्किल्स कैसा है। जरूरी थोड़ी है कि मैंने 2001 में जो हम काम करते थे उसी तरीके से आज 23 में हम काम कर रहे होंगे, कुछ तो नया सीखा होगा, कुछ तो डेवलपमेंट हुआ होगा, है ना। तो मेरे को रीसेंट डेवलपमेंट पहले जानना है, पास्ट हम बाद में देखते रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिकॉज वो रेलिवेंट नहीं है तो हम मेंशन ही नहीं करेंगे, ऐसा गलती मत करना। मेंशन तो करना पड़ेगा बॉस कि तुम कहाँ कहाँ काम किए हो, ठीक है।
कहाँ कहाँ काम किया वो मेंशन करना पड़ेगा, इर्रिस्पेक्टिव वेदर वो चाहे 10 साल पुराने क्यों ना हो। ठीक है, समझ में आया? तो इसका क्रोनोलॉजी समझ में आ गया, न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट। ठीक है, हाँ पूछिए। हाँ हाँ, तो वो ही मेंशन करना पड़ेगा। भाई सुन, आज के दिन में हम पास कर लिए हैं, पढ़ाई कर लिए हैं, तब जाके तुमको पढ़ा रहे हैं, राइट? आगे जाके तुम भी पास करोगे, तुम भी पढ़ाने लायक स्थिति में आ जाओगे, लेकिन तुम्हारा और मेरा वर्क एक्सपीरियंस सेम रहेगा, वर्किंग नॉलेज सेम रहेगा? नहीं रहेगा ना, डिफरेंस रहेगा ना। जो काम हमको आज दिया गया है, जरूरी है क्या कि अभिमन्यु सर 10 साल बाद भी मेरे को सेम काम देंगे करने के लिए? जरूरी तो नहीं है, हो सकता है सेम काम कर ले बट दे विल बी एन एडवांसमेंट इन वर्क, राइट? सो व्हेन यू विल कम, ठीक है, विल यू कैरी दैट एडवांस नॉलेज इन यू? विल यू कैरी दैट एडवांस नॉलेज इन यू? हाउ? कैसे? यू आर सेइंग इट फॉर योरसेल्फ। एक ही कंपनी में अगर हम इंटर पास किए हैं तो मेरे को इंटर के लायक का ही काम देगा ना। हमको फाइनल करके जो 10 साल से ऑडिट कर रहा है उसका काम तो हमको थमाया जाएगा नहीं, है ना? तो इरिस्पेक्टिव अगर एक ही जगह पे हम लोअर सरफेस में काम कर रहे हैं, लोअर से और अपग्रेड हो रहे हैं, डजेंट मैटर, हमको दोनों ही मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, हमको दोनों ही मेंशन करना पड़ेगा। समझ में आया? वो करके देखिए, मैंने एज ए इंटर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या क्या किया, वर्कड एज अ कोर टीम मेंबर ऑफ engagement teams for statutory audits and tax audits to clients across varied sectors of the industry, independently handle assignments and maintain license with clients. License मतलब क्या होता है? लायसन का मतलब क्या होता है? वर्ड को अंडरलाइन करो, खुद पता करके बताना मेरे को। एक बात बोले, डिमोरलाइज मत हो ना, कोई तुम लोग को नीचे खींचने के लिए बात नहीं बोलते, तो तुम लोग सीखो उसके लिए बोलते। आज तुम लोग +2 पास किया वाला बच्चा लोग है, कॉलेज में, इरिस्पेक्टिव तुम कौन से भी स्कूल से किए हो, कौन से भी बोर्ड से किए हो, जरूरी नहीं है कि अगर हम अपने स्कूलिंग लाइफ में अगर ABCD ही सीखे हैं तो हम लाइफ में आगे ABCD तक ही सीमित रहेंगे। उसके आगे बढ़ो। आज जब CA बन जाओगे, इट विल बी डीम्ड कि यू आर अ ग्रेजुएट, and from a basic graduate, a basic BCom graduate, we expect at least moderate English. Moderate English मतलब better usage of words. ठीक है, अभी तो ये तो स्टार्टर है भाई। When you go start studying BCK, उसमें तो और धमाधम वर्ड्स है। When we start doing chapter like comprehension passages, comprehension जो ऐसा ऐसा देगा ना आपको, एटलीस्ट मेरा मानना तो ये है भाई, जब हम तुम लोग के स्टेज में थे, हम तो एक बार में नहीं समझ पाते थे। हमको वो पैसेज को कम से कम 2 बार पढ़ना पड़ता था, उसके बाद में वो पर्टिकुलर वर्ड या फ्रेज का मीनिंग, वो भी तुक्का मारा हुआ मीनिंग, कि भाई सेंटेंस से समझ में आया कि ये मीनिंग हो सकता है, वैसा स्टेज। सो टू ओवरकम दैट स्टेज, स्टार्ट रीडिंग गुड बुक्स, start reading newspapers as in not T2 जानते हैं? तो by newspapers I do not mean reading T2, I mean reading actual content, business page खोलो, Forbes magazine उतारो, Times magazine लो, pick up good newspapers and read good content, जिससे नया नया वर्ड सीखने को मिलेगा।
सीख के उसको देखो। डिक्शनरी है ना, आजकल तो डिक्शनरी भी नहीं दरकार है, फोन है तो, फोन है ना, गूगल बाबा है तो है, ये सब जगह ही अवेलेबल है। वो तो बोलते नहीं है कि नहीं 9 से 4 ही मेरा ऑफिस खुला है, बाद बाकी बंद है। ही इज तो अवेलेबल एनी टाइम एंड एवरी टाइम। whenever you read, whenever you hear some word, तुरंत just find out the meaning of it and try to incorporate that word in future in your speaking or writing. ठीक है, it will create good for you only. आज के दिन में आप नोटिस करना, पीपल हु स्पीक वेल, चाहे वो हिंदी क्यों ना हो, चाहे वो इंग्लिश क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी अदर रीजनल लैंग्वेज क्यों ना हो, जब वो उस चीज को अच्छे से बोलते हैं ना, प्रेजेंट करते हैं। अब हिंदी में भी आप देखना बहुत कैटेगरी होता है हिंदी का। एक तो इंग्लिश है जो हम लोग बोलते हैं, कॉमन हो गया। एक होता है प्रॉपर हिंदी, वेयर दे आर मेकिंग यूज ऑफ वर्ड्स विच मेक योर सेंटेंस मोर मीनिंगफुल। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट हिंदी, इंग्लिश, एनी रीजनल लैंग्वेज यू पिकअप, उसका भी एक बहुत अच्छा वोकैबुलरी होता है। उसको यूज करते तो अच्छा लगता है सुनने में कि हाँ दिस मैन, दिस पर्सन नोज द लैंग्वेज वेरी परफेक्टली। ठीक है, तो उससे आप ही का अच्छा होगा। जब जॉब के लिए अप्लाई करोगे, इंटरव्यू दोगे, ये इंटरव्यू भी नहीं, कहीं अच्छे जगह काम कर रहे हो तो अपने क्लाइंट से, आज का हम लोग तो सीए बनेंगे, सीए बनेंगे तो किससे डील करना होगा? क्लाइंट लोग से डील करना होगा। क्लाइंट हमारा खुद का नॉन क्लाइंट होगा, मेरा ताऊ चाचा होगा? नहीं ना। he will be someone who is new, who is facing me for the first time, I am facing him for the first time, right? So the way I will present my skill, जैसे हम बोलेंगे उसी से वो प्रभावित होगा, है ना। आपका नॉलेज बहुत अच्छा हो सकता है कि आपका लॉ का, मैंने कंपनी एक्ट का एक एक सेक्शन अच्छे से मालूम है, एक एक सेक्शन रटा हुआ है, एक एक सबसेक्शन मालूम है, लेकिन उसको प्रेजेंट करना नहीं आता, क्या होगा? उसको वो ठीक से बोलना नहीं आता, उससे क्लाइंट को ठीक से समझाना नहीं आता, क्या होगा? काम आएगा तुम्हारा नॉलेज? नहीं ना। तो फॉर ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। जस्ट बुकिश नॉलेज लेने से नहीं होगा। अंडरस्टूड? 3 इडियट्स देखा है ना? हाँ, वो लायन वाला एग्जाम्पल नहीं देखा है? 3 इडियट्स नहीं देखा है? तुम पढ़ाई लिखाई छोड़, आज घर जाके सबसे पहले 3 इडियट्स देखना। हम बोल रहे छोड़, लेट इट बी, तुम 3 इडियट्स देखना। लायन वाला एग्जाम्पल देखा था ना? बोला था ना वो कि लायन को तो भाई हम नीचे से ऊपर चेयर पे बैठना सिखा सकते हैं, चाबुक मार के सिखा सकते हैं, है ना, रिंग मास्टर बन सकते हैं। आज के दिन में हम तुमको बुकिश नॉलेज दे के बना सकते हैं अच्छा, ठीक है। लेकिन वही अगर उसको हमको और अच्छे से उसको चाहिए कि वो अपने फैंसीली प्रेजेंट करे, अपने आप को फैंसीली चेयर के ऊपर चढ़े, उसके लिए तो उसका खुद का नॉलेज होना चाहिए ना अच्छा, उसका खुद का स्किल्स होना चाहिए ना अच्छा। वो तो हम उसके अंदर इम्बाइब कर नहीं सकते हैं। हम तो तुमको ज्यादा पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना तो तुम्हारे ऊपर है ना। सो ट्राई डेवलपिंग ऑल दी स्किल्स इन योरसेल्फ, ठीक है। तो ये वर्ड का मीनिंग आप लोग खुद खोजेंगे, बोलिए। हाँ, तो चाहिए उसका रिक्वायरमेंट देख के हम डील कर रहे हैं। पता करना, पता करके बताना नेक्स्ट क्लास, ठीक है। होमवर्क रहा तुम लोग का वर्ड का मीनिंग पता करना। चलो नेक्स्ट आता है प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ वेरियस कंपनीज एंड फर्म्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है? ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वही होता है, ठीक है। वो प्रिपेयर करना इज व्हाट इज मैंने किया है एज एन इंटर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। समझ में आया? नेक्स्ट आते हैं एजुकेशन के ऊपर। देखिए यहाँ पे कितना सुंदर से सजा दिया गया है। यहाँ पे भी न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट वाला कॉन्सेप्ट फॉलो होगा, ठीक है। न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट वाला कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। पहले जो क्लियर किया है वो उसके पहले, उसके पहले, उसके पहले, ठीक है। तो 2004 में मैंने सीए फाइनल किया, कहां से? आईसीआई मुंबई से। 2001 में मैंने क्या किया? सीए पीसी, दिस इज पहले जब होता था, अभी हम लोग आईपीसीसी बोलते हैं।
और बीच में सीए इंटर बोलते थे, सॉरी बीच में आईपीसीसी बोलते थे, अब सीए इंटर बोलते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। हम पीसी वाला जमाना से है नहीं तो हमसे पूछो मत। आईसीआई दिल्ली से किया मैंने, तो मैंने अपना इंटर दिल्ली से किया, फाइनल कहां से किया, मुंबई से। 1998 में मैंने अपना सीए सीपीटी दिया, अब फाउंडेशन हो गया, तो सीए सीपीटी आईसीआई दिल्ली से। अब हम एज ए सीए हैं, ठीक है, ठीक है, हम जब किए तब तो था क्या, सीपीटी आईपीसीसी फाइनल। तुम लोग कर रहे हो तो तुम लोग का क्या है, सीएएफसी इंटर फाइनल। तो तुम क्या लिखोगे, सीपीटी, तुम क्या लिखोगे, सीएएफसी, तुम लिखोगे सीएएफसी इंटर फाइनल। समझ में आया, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट 2000 में मैंने क्या किया, अपना बीकॉम। अरे 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 ये तो क्रोनोलॉजी ब्रेक हो रहा है, क्यों क्यों, ये तो क्रोनोलॉजी ब्रेक हो गया। आप तो बोले थे नया, नया से पुराना, तो 98 तो बाद पहले आता है ना कि बाद में आता है, करेक्ट। आप अभी जब बीकॉम कर रहे हो, क्या जरूरी है क्या कि पाथवे आपका सीए का कोर्स चलेगा साइमल्टेनियसली? बाय द टाइम यू फिनिश योर ग्रेजुएशन you will finish a chartered accountant course? Obviously not. So there will be ऊपर नीचे थोड़ा, ठीक है। तो जो कोर्स आप कर रहे हो उसका सारा पहले आएगा, उसके बाद दूसरे कोर्स में। अब जब हम यहाँ ये बोल रहे हैं कोर्सेज में, तो ये ऑब्वियस सा बात है कि सबसे नए में क्या आएगा, सीए कोर्स, सीएस कोर्स, सीएमए कोर्स, जो भी हम कर रहे हैं आफ्टर ग्रेजुएशन और समथिंग दैट विल बी कंप्लीटेड आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है। सीए, सीएस, सीएमए जो भी करेंगे ऑब्वियसली ग्रेजुएशन के बाद ही खत्म होना, उसके पहले तो होना नहीं है ना। तो वो सबसे पहले ऊपर आएगा, बिकॉज दैट होल्ड मोर वैल्यू देन योर ग्रेजुएशन, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे सीए के साथ साथ एमबीए भी होता तो क्या होता, एमबीए पहले आता ना सीए पहले आता? जो अभी हम काम कर रहे हैं, मार लो अपना अपना तुक्का मार लो। जो काम किए कि जो रिसेंटली पढ़े हैं, करेक्ट। जो ताजा ताजा क्लियर हुआ है वो पहले आएगा, जो ताजा ताजा क्लियर हुआ है वो पहले आएगा, ठीक है। तो उसमें जो आप प्रेफर करते हो, आप सपोजिंग सीए सीएस दोनों की हो, ठीक है। कंपनी में पोस्ट सीए का है तो ग्रेजुएट लिस्ट में पहले कौन आएगा, कंपनी में पोस्ट सीएस का है तो पहले कौन आएगा, समझ आया? दीदी का ठीक है भाई, दीदी अटेंटिव है, तुम लोग नहीं है तो हम क्या करें। दीदी का क्वेश्चन बहुत सही था। सीए सीएमए और सीएस तो ऐसा चीज है भाई, दोनों साथ साथ चल सकता है, दोनों साथ साथ चलेगा, ठीक है। तो दोनों अगर साथ ही में कंप्लीट हुआ तो क्या करेंगे, जो जॉब के लिए जा रहे हैं वो जॉब का टाइटल देख के हम अपने कोर्स को एडजस्ट कर लेंगे। अगर सीए है तो सीए पहले आ जाएगा, सीएस है तो सीएस पहले आ जाएगा, सीएमए है तो सीएमए पहले आ जाएगा। समझ में आया, क्लियर? तो टेक्निकली यहाँ पे इसीलिए गड़बड़ हुआ है क्योंकि हम लोग एक कोर्स का एक साथ में डिटेल्स दे रहे हैं, उसके बाद में दूसरे कोर्स में जाएंगे, ठीक है। तो 1998 में तो मैंने अपना सीपीटी कर लिया दिल्ली से। 2000 में मैंने किया है बीकॉम पास। अच्छा, यहाँ पे बीकॉम पास ब्रैकेट में क्यों लिया है? ऑब्वियसली पास किए हैं तभी ना लिख रहे हैं, फेल होते तो थोड़ी आपको बताते हम कि हम बीकॉम फेल है। पास क्यों किया हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है? That is what my matter is. Tell me if I have failed.
अगर मेरा बीकॉम हुआ ही नहीं है तो हम उसको मेंशन ही क्यों करेंगे? तो यहाँ पास लिख के तुम क्या जस्टिफाई कर रहे हो? पास से तो तुम ये बोल रहे हो कि मैंने पास किया है, तो वो तो किए हो तभी ना दे रहे हो, तो क्यों लिख रहे हो? करेक्ट। जब भी हम बीकॉम करते हैं या कोई भी अंडर ग्रेजुएट कोर्स करते हैं, हैज टू हेड्स टू इट, ठीक है? फर्स्ट इज अ पास कोर्स, अ जनरल कोर्स, and in another is an honors course. So you have to mention कि हम बीकॉम किए हैं तो ऑनर्स में किए हैं ना जनरल कोर्स में किए, जिसको हम लोग पास कोर्स बोलते हैं। यहाँ पास इज नॉट जस्टिफाइंग दैट यू हैव क्लियर्ड इट, यू हैव क्लियर्ड इट विच इज व्हाई यू आर मेंशनिंग इट। फेल होते हो तो उस चीज का ढिंडोरा तो हम पीटते नहीं है कि हाय हाय हम तो बीकॉम फेल है, हाय हाय बीकॉम फेल है। ऑब्वियसली नॉट। Here the pass is not your clearance certificate. Here your pass means the head of subject. It is basically giving detail कि आपने बीकॉम जो किया है वो क्या क्या सब्जेक्ट लेके किया है, उससे क्लैरिटी मिलता है जब आप पास या ऑनर्स लिखते हो। समझ आ गया? ठीक है। अब बहुत लोग बोलेंगे हमको कैसे पता चलेगा हम पास कोर्स में ना ऑनर्स कोर्स में? कोई बात नहीं बच्चा, फर्स्ट ईयर क्लियर होने दो, अपने आप क्लैरिटी आ जाएगा। अब तुम बोलेगा हम तो सेमेस्टर वाला बच्चा है, अरे यार सेकंड सेमेस्टर क्लियर कर लो, अपने आप समझ में आ जाएगा तुम कौन से पलरे में हो। ठीक है। अब तुम बोलोगे इस दोनों पलरे में पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? टेक्निकली पास कोर्स में क्या करना होता है ना, सेम 1 सेम 2 के ऑनर्स पेपर में फेल हो जाओ, तुमको पास कोर्स में डाल देगा। ऑनर्स में ही रहना है तो अपना अच्छे से परफॉर्मेंस करो सेम 1 सेम 2 में, अपने आप ही तुमको मिल जाएगा। अब बहुत जन होते हैं बोलते हैं कि नहीं हमको तो विलिंगली पास कोर्स में ही जाना है, कर लो, कॉलेज में अप्लाई कर दो कि नहीं भाई हमको पास कोर्स में कंटिन्यू करना है, मैं कोर्स में डाल दो, काम खत्म। समझ में आया? क्लियर? गुड। अब बोलेंगे ओ मैंने, आप बोलना चाह रहे हैं कि पास वाले फाऊ होते हैं, ऑनर्स वाले वैल्यूएबल होते हैं? सब पूछिए। हम अपना सीए कोर्स के लिए अपना सैक्रिफाइस दिखाने के लिए बता देते हैं कि तुम फेल किए सीए पास। ये जो आपका सवाल है ना, उसका सबसे एप्ट आंसर आपको पता है कौन दे सकता है? मैंने इस पूरे आपके कोलकाता सर्कल में कौन दे सकता है? अभिमन्यु अग्रवाल। जाओ उसके पास जाओ, वो बहुत अच्छे से तुमको एक्सप्लेन करेगा। मैंने इतना अच्छे से एक्सप्लेन करेगा ना, बोलने का बात नहीं है। प्लीज टेक दिस क्वेश्चन टू हिम। अगर ये क्लास के बाद ना जाए, ठीक है, नहीं अगर नेक्स्ट डे ना, मतलब आज अगर ना जाए तो नेक्स्ट डे जब भी सर का क्लास होगा ना, इसको पक्का खड़ा करके बोलना कि सर इसको ये क्वेश्चन का डाउट है, प्लीज क्लियर करिए। आगे हम लोग पढ़ाई करेंगे वरना नहीं करेंगे, पहले ये प्रश्न का सवाल का उत्तर दीजिए। ठीक है? समझ आया? वेरी जेन्युइन क्वेश्चन। चलो क्या हुआ? सर तो बोलेंगे पहले हाँ लगता है सूखा सस्ता नशा किया है, और दूसरा बोलेगा तुम भाई पहले पानी लो, ब्रेन को ऑक्सीजन दो। आज ही पकड़ेंगे, हाँ इसको लेके जाएंगे, आज ही लेके जाएंगे। सब्जेक्ट तो आपका ना 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 ना, ये क्वेश्चन के लिए वहीं जाना। चलो तो समझ में आ गया पास और ऑनर्स वाला चीज। तो यहाँ पे हमको मेंशन करना पड़ेगा, हाँ जी मेंशन करना पड़ेगा, पास कोर्स या ऑनर्स कोर्स। क्लियर? ब्रैकेट में लिख दिए कौन से कॉलेज से किए, हंसराज कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है। अब तुम बोलोगे अरे तो कॉलेज का नाम लिख दिए, नीचे दिल्ली यूनिवर्सिटी लिखने का क्या जरूरत है? अरे यार स्कूल कॉलेज किया है ना, स्कूल किया है ना, स्कूल में बोर्ड होता था ना, ISC, CBSC, IG, WB होता था ना, बोर्ड है ना। यूनिवर्सिटी भी वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है? यूनिवर्सिटी भी वही कॉन्सेप्ट है। हंसो मत, ये जो हम बोल रहे हैं ना, ये मेरे खुद के डाउट्स नहीं है, ये आए हुए मेरे पास, पूछा गया मेरे से। आई हैव गॉन थ्रू दैट टॉर्चर, विच इज व्हाई। हम क्यों अकेले टॉर्चर सहे? तुम भी सहो, हम क्यों सहे अकेले? समझ आ गया? तो 2000 में मैंने अपना बीकॉम किया है, वो मैंने लिख दिया। 1997 में मैंने अपना क्या किया है, क्लास
12 किया है, बगल में मैंने क्या मेंशन किया है, सीबीएसई। क्यों बोर्ड मेंशन करना जरूरी है, क्यों जरूरी है बताओ? यूनिवर्सिटी और बोर्ड मेंशन करना जरूरी क्यों होता है? ओ मैंने तुम लोग भी वो मेम वाला आंसर देगा ना कि आईएससी वाले तो हाँ इंग्लिश मैंने यू टॉकिंग टू मी इन इंग्लिश। मैं हम लोग वी हैव दिस कैटेगरी ना कि सीबीएसई डब्ल्यूबी और अनदर स्टेट बोर्ड को हम लोग तुच्छा समझते हैं व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश। वो होता है ना मेम आते हैं ना, वैसा वैसा कोई बात नहीं है। यहाँ पे बोर्ड स्पेसिफाई इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने नोटिस किया होगा हर एक बोर्ड का करिकुलम अलग अलग होता है। बेसिक सेम हो सकते हैं, कुछ कुछ सब्जेक्ट कुछ कुछ चीजें डिफरेंट होती हैं, तो जब हम वो मेंशन कर देते हैं तो हमको एज एन एम्प्लॉयर एक ये आइडिया हो जाता है कि वो इस करिकुलम को फॉलो करके पढ़ाई किए हुए हैं। ठीक है, इसीलिए हम ये मेंशन करते हैं। ठीक है, तो मैंने अपना क्लास 12 किया है सीबीएसई बोर्ड से, केडी पब्लिक स्कूल शालीमार बाग दिल्ली से। 1995 में मैंने क्या किया है, क्लास 12 किया है केडी पब्लिक स्कूल से ही, शालीमार बाग दिल्ली से। ठीक है मैम, तो दोनों जगह से किए हैं, एक ही साथ में लिख देते हैं ना, हम तुमको ना एक ही साथ में टांग देंगे पंखा से। ठीक है, तुम्हारा अपर बॉडी लोअर बॉडी दोनों को स्यू करके ना टांग देंगे यहीं से हम। अलग अलग लिखना है भाई साहब, चाहे सेम जगह से क्यों ना किया हो। ठीक है, अलग अलग लिखना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आते हैं हमारे स्किल्स के ऊपर। यहाँ कौन सा स्किल्स के बारे में बात हो रहा है? एडिशनल स्किल्स अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स। क्या क्या? वेल वर्स्ड विद एमएस ऑफिस, वेल वर्किंग नॉलेज बेस ऑफ टैली, completed compulsory 250 hours of computer training as per ICAI curriculum schedule। तुम लोग का नहीं है, आप शांति रख लो। Updated with all the latest computer applications and software। आपको आता है ये सारा चीज as an addition thing। ठीक है, तुम लोग को अभी भी करना पड़ता है क्या आईटी ट्रेनिंग? हमको मालूम नहीं है। आईटी ट्रेनिंग है तुम लोग का अभी भी? करना पड़ता है? हाँ। आईटी ट्रेनिंग इंटर में ग्रुप, कौन सा ग्रुप में ITSM है? उनको इतना मालूम नहीं है ना, पता नहीं, जो भी है वो आईटी का पेपर एक तो होता है, वो करोगे। आई थिंक नया वाला सिलेबस में हट गया ITSM, बाकी हमको मालूम नहीं, बस देख लेना। तो उसमें तुमको एक आईटी ट्रेनिंग करना पड़ता है। नहीं, तुम लोग तो पुराने हो ना, तो तुम लोग में शायद लागू होगा, नए वालों में नहीं है जहां तक मेरे को लगता है। हम नया वाला देखा नहीं है, मालूम नहीं है। ओ इंटर में भी नए हो तुम लोग, पुराने नहीं रहोगे क्या? ओ सिर्फ फाउंडेशन के लिए तुम लोग पुराने रॉटन मटेरियल हो। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं पर्सनल डिटेल्स के ऊपर। यहाँ देखो पर्सनल डिटेल्स क्या चीज से स्टार्ट हो रहा है, देना मैंडेटरी है। ठीक है, वो मैम डेट ऑफ बर्थ से क्या निकाल लेगा मैम? उसको मैंने वो क्या क्या उखाड़ के लेगा मेरा जान के? अरे जानना है भाई, रिटायरमेंट को वो भी देखना है मेरे को कि तुम कितना साल और काम करने लायक हो, है ना, वो भी हमको देखने का। राइट, आज के दिन में अगर हम 2004 अपना CA फाइनल लिख तो दिए हैं, अब तो बहुत लोग होते हैं, हम लोगों ने देखा है कि जो 50 साल में होके CA बन रहे हैं, है ना। तो मेरे को तो एज तो अपना मेंशन करना ही पड़ेगा, जिससे मेरे को मेरे एम्प्लॉयर को पता चले कि और कितने दिन तक हम वर्क फील्ड में काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैरिटल स्टेटस। यहां तो मैरिड है, आप लोग क्या लिखेंगे? अनमैरिड। ठीक है, नहीं मैम मेरी तो गर्लफ्रेंड, हम तो कमिटेड लिखो। नहीं, या तो तुम मैरिड हो या मैरिड नहीं हो, हमको उससे ज्यादा मतलब नहीं है। आपके रिज्यूम में मैरिटल स्टेटस विल ईदर बी मैरिड और unmarried, doesn't matter in a relationship, in a complicated relationship, I am engaged, I am committed, I don't want all that। हमको नहीं जानना है। ठीक है, समझ में आया?
मैम आई एम सेपरेटेड। अच्छा, तो सेपरेट कब होगा? शादी के बाद ही ना होगा, उसके पहले वाला तो ब्रेकअप होता है जो हमको मैटर है नहीं। अगर आप सेपरेटेड है तो तीसरा कैटेगरी क्या आ जाता है? डिवोर्स्ड। क्लियर? मैरिटल स्टेटस में तीन ही चीज घुस सकता है, या तो मैरिड, या तो अनमैरिड, या डिवोर्स। और कोई चीज इसमें डालने का दरकार नहीं। ठीक है, बगल वाला आंसर शीट में लिख रहे कमिटेड रिलेशनशिप विद दू मेरा बूबू मेरा बूबू, उसको उसको उसके बूबू के गोद में ही जाके गिरा दो तुम। जस्ट बिकॉज वो लिख रहे तुमको कोनी मार के बोल रहे नहीं तुम गलत लिख रहे, तुम लिखना तुम इसके साथ में है, तुमको मालूम है क्या करना है, राइट? यू नो वेरी वेल। ठीक है, इन लोग को नहीं मालूम, इन लोग को बताओ, बताओ तुम लोग को नहीं मालूम ना क्या करना है, इन लोग को बताओ ना क्या करना है। हाथ दिखाना है, उसमें भी ना समझे तो जड़ देना है, एंड मेक श्योर 5 उंगली का छाप यहाँ पे आए। ठीक है, चलो, तो मैरिटल स्टेटस में क्या क्या 3 चीज आ सकता है? मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स, बस। लैंग्वेजेस नोन, ऑब्वियसली एक इंग्लिश आना ही है, हिंदी आना ही है, उसके अलावा देखिए यहाँ पे दिया बंगाली एंड मराठी। ये सही है? डिपेंड करता है, कोई साउंड का जैसे कोलकाता और मुंबई। मैंने जब वो बताया था तो उसमें क्या बताया था? एक हिंदी, एक इंग्लिश, एक रीजनल लैंग्वेज, एक फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, आपको नहीं आता फॉरेन लैंग्वेज, मत लिखो। हमको फॉरेन लैंग्वेज के अलावा एक और रीजनल लैंग्वेज आता है तो लिख दो, तो लिख दो। मिनिमम आपको 4 लिखने का ऑप्शंस मिलता है। आपको 4 लैंग्वेज मेंशन करना है। क्या क्या? एक तो इंग्लिश जाएगा ही, एक हिंदी जाएगा ही, एक रीजनल लैंग्वेज जाएगा ही, एक फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज नहीं आता, उसके अलावा अगर कोई रीजनल लैंग्वेज आता है तो वो मेंशन कर दो। अब बहुत लोग बोलते हैं कि हमको तो 10 रीजनल लैंग्वेज आता है, हम 10 लिख दें। हम क्या बोले? 4। क्या बोले? 4। तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमको पंजाबी, मराठी क्या 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 लिखना क्या है? जहां काम के लिए अप्लाई करोगे, जहां काम के लिए अप्लाई करोगे, अगर उसका मल्टीपल सेक्टर्स में जगह है, ऑफिस है, तो ऑब्वियसली आप पता करोगे ना कि आपको कौन से जगह पे जाके काम करना है। आप अपने हिसाब से तो दोगे, उसको जहां डालना है वो डालता रहेगा। आपका भी तो एक प्रेफरेंस होगा ना। आज मेरा ऑफिस कोलकाता, बैंगलोर, दिल्ली में है, ठीक है, आपको मेरे बैंगलोर ऑफिस में जाना है। बैंगलोर में कौन सा लैंग्वेज चलता है? कन्नड़। आपको कन्नड़ आता है तो आप 4th में क्या लिख दोगे? कन्नड़ा। ठीक है, अगर आपको पंजाबी भी आता है, कन्नड़ा भी आता है, बंगाली भी आता है, लेकिन आपको अप्लाई किस एरिया में करना है? अप्लाई अगर आपको बंगाल में करना है तो आप क्या लिखोगे? 4th लैंग्वेज बंगाल। कॉन्सेप्ट समझ में आया? कहाँ रेलिवेंट डाल के कौन सा जगह पे क्या डालना है समझ में आया? क्लियर? लेकिन 4 लैंग्वेज ही लिखना है। क्या करना है? 4 ही लैंग्वेज मेंशन करना है। जस्ट बिकॉज यू नो ऑल लैंग्वेजेस डजंट मीन कि तुमको सारे लैंग्वेजेस यहाँ लिखना है। सिर्फ 4 ही लिखना है, जिसमें से 3 हम मैंडेट आपको बता दिए हैं। चौथा इज ऑफ योर चॉइस। इफ अ फॉरेन लैंग्वेज ओके, इफ नॉट अ फॉरेन लैंग्वेज एनी अदर रीजनल लैंग्वेज। क्लियर? बोलिए आपको क्या डाउट था? बांग्लादेश में भी वो बांग्लादेश में भी तो वो वाला एक लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज मतलब समझा? हाँ हाँ, बट लेकिन उनका लैंग्वेज ऑफ बंगाली इज डिफरेंट ना, उनका बोलने का तरीका डिफरेंट है, उनका क्या वर्ड यूसेज डिफरेंट है। अगर यहाँ हम लोग जॉल बोल रहे हैं, पानी को जॉल बोल रहे हैं, बांग्लादेश में भी तो पानी को जॉल ही बोलते हैं। वो लोग पानी को पत्थर थोड़ी बना देगा, वो लोग तो जॉल ही बोलेगा। उनका प्रेजेंटेशन में अलग है। तो यहाँ पे बंगाली, चाहे बांग्लादेशी बंगाली हो चाहे बंगाली बंगाली हो, मैटर नहीं करता। बंगाली इज बंगाली। ठीक है,
समझ में आया? क्लियर हुआ? और किसी को डाउट था? अच्छा डाउट है भाई उसका, बेचारे के आया डाउट तो पूछ लिया। बोलो बोलो। इट्स ओके शर्मा मत, बहुत आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ स्टूपिडेस्ट टॉर्चर, इट्स फाइन। उसको कुछ पूछना है ना, वो पूछ नहीं रहा है। हाँ वो तो तुम रुको वो बेचारा यही सोच रहा है बस अभी और क्लास खत्म मत करिए, थोड़ा और देर टान दीजिए, थोड़ा और देर टान दीजिए। ठीक है, तो ये तो हो गया करके मैंने अपना परमानेंट एड्रेस दे दिया। ठीक है कि ये यहाँ पे हम मिलते हैं, डन। ये करके मेरा डिटेल देना तो सारा खत्म हो गया। करके मैंने एक डिक्लेरेशन दिया, आई solemnly declare that all the above information is correct and the best and correct to the best of my knowledge and belief। मतलब कि मैंने जो लिखा है सही लिखा है, गलत कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, करके डेट दे देंगे, प्लेस दे देंगे। समझ में आया? क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? ये तो हुआ हम लोग का क्रोनोलॉजिकल वाला। ठीक है, अब आते हैं एक तो फंक्शनल फॉर्मेट पे। फंक्शनल फॉर्मेट क्या है? देखिए, नाम लिख दिया डेविड ऑल्टर, फोन नंबर जहां रह के आप दे रहे हो। एक सेकंड, क्या बोला? वो उधर दिखेगा, मैंने वो नेम ऑलरेडी जो ऊपर दे दिया ना वही है, यहाँ पे इसको काट दो। भाई देखो अभी तक तो आया नहीं है, तुम लोग का अगर दिनमान खराब है तो मैं क्या करूं। कॉम्बिनेशन आया है, एंड 2 बार मैंने लगातार ये भी देखा था कि उन लोगों ने कवर लेटर ऑफ रिज्यूम को और रिज्यूम को दोनों को क्लब करके एक क्वेश्चन दे दिया था। तो द थिंग इज कि करके हमको सब जाना है। देखो माई इंटायर पॉलिसी इज कि नहीं भी करना है नहीं भी आएगा, ये जो चीज दिया हुआ है हमारे नॉलेज के लिए दिया हुआ है ना, ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं बेसिकली, जो भी इंटायर सीए कोर्स में पढ़ रहे हैं, इट इज बेसिकली नॉलेज के लिए ना, जिससे आगे जाके इसको अप्लाई किया जा सके। इट इज नॉट जस्ट बिकॉज तुमको थ्योरी लिखना है, लिख के पास होना है। इट इज फॉर एप्लीकेशन, जो सीखोगे उसी को आगे जाके अप्लाई करोगे। तो छोड़ना कुछ नहीं है, छोड़ना कुछ नहीं है। आपने नोटिस किया होगा हमारे पूरे टीचिंग पैनल में, टीचर्स पैनल में किसी ने भी आपको ये नहीं बोला होगा कि ये काट दो ये छोड़ दो। याद है, या ये बोला होगा कि इसको गो थ्रू कर लो, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन स्किप करने के लिए हम लोग कोई नहीं बोलेगा, बिकॉज बुक में दिया है तो कोई रीजन से ही दिया है। ठीक है, विच इज वाई सीए के बुक्स हर बार नए एडिशंस आते हैं, नए बार रिवाइज किया जाता है, बिकॉज वी वांट एनहांसमेंट ऑफ नॉलेज। क्लियर? So if it's in the book, it is for your own knowledge. So there is nothing that we are going to skip. Okay? पढ़ के सब जाएंगे, नहीं आता है कम इंपॉर्टेंट है वो हम तुमको बता दें। ठीक है, चलो फंक्शनल में आए, नाम लिख दिया, फोन नंबर लिख दिया, ईमेल एड्रेस लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, यहाँ डेट ऑफ बर्थ आएगा। फंक्शनल पे जाओ, फंक्शनल पे जाओ, फंक्शनल पे गया, क्या लिखा था यहाँ पे? रिज्यूम प्लेसेस मोर इम्पोर्टेंस ऑन स्किल्स एंड अकम्पलिशमेंट्स। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे को मेरा पर्सनल डिटेल्स में डेट ऑफ बर्थ तो मेंशन करना ही पड़ेगा, चाहे हम और कुछ मेंशन ना करें। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वगैरह कुछ ना मेंशन करे, बट मेरे को डेट ऑफ बर्थ तो मेंशन करना ही पड़ेगा, जिसका रीजन हम आपको बता चुके हैं। क्या रीजन है? टू नो कि मैं और कितने साल तक काम कर सकता हूं। क्लियर? समझ में आया? तो पहले मैंने अपना करियर ऑब्जेक्टिव दे दिया। ठीक है, इसका भी बहुत अच्छा है, देख लीजिए। Seeking a challenging career with a progressive organization that provides an opportunity to utilize my technical skills and abilities in the field of information technology। ठीक है,
उसने अपने टेक्निकल स्किल्स दिए, क्यों? बिकॉज ही इज गोइंग टू वर्क इन अ टेक्निकल डिपार्टमेंट, तो उसने अपने टेक्निकल स्किल्स दे दिए। क्या क्या है आप देख लो, हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग, प्रोग्रामिंग, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोब क्रिएटिव सूट एक्सेट्रा। उसने अपने पर्सनल स्किल्स दे दिए, जैसे क्या क्या, एक्सीलेंट इन वर्बल कम्युनिकेशन, हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड एफिशिएंट, ability to work independently as a part of team and or as a part of team, proven leadership skills and ability to motivate, ये उसके पर्सनल स्किल्स हैं। ठीक है, अब इसमें ये एडुकेशन दिया गया है, लेकिन आप ध्यान देना कि इसमें बेसिकली सिर्फ एक ऊपर ऊपर से नॉलेज है, इन डेप्थ नहीं है जैसे हमने क्रोनोलॉजी में दिया है। ठीक है, क्या दिया है? बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग 2010 to 2014, एमजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बोनी एवेन्यू, मैंगलोर, कर्नाटका। ठीक है, अचीवमेंट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया है कि उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स किया है। प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर स्टूडेंट्स 2013-2014, लेआउट आर्टिस्ट, द एमजे स्टूडेंट मैगजीन 2012 to 2014, ये एक उनका अचीवमेंट है, नॉन एकेडमिक अचीवमेंट जो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। प्री प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, प्री प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मतलब पहले कहाँ काम किया है उसके बारे में दिया है। टेक्निकल सपोर्ट इंटर्न, आईटी डिपार्टमेंट, एबीसी बिजनेस सर्विस, मैंगलोर, कर्नाटका, जून 2013 to February 2014, provided level 1 support, handle troubleshooting and maintenance as well as monitoring and deployment of IT। ठीक है, रेफरेंस दिया है यहाँ पे, रेफरेंस यहाँ पे क्या मतलब होता है रेफरेंस का? वो वहाँ काम जो एम्प्लॉयर है वो काम से पता करेगा कि मेरा कैरेक्टर। रेफरेंस इज बेसिकली अ लिस्ट ऑफ पीपल who will give information or give more clarity or give authenticity verification of my information that has been given। ठीक है, ये होता है रेफरेंस। अब ये रेफरेंस को क्या हम क्रोनोलॉजी में डालेंगे? नहीं, क्योंकि क्रोनोलॉजी में तो पूछा ही नहीं है हमको। ठीक है, तो रेफरेंस यहाँ पे हमने डाल दिया। विल बी प्रोवाइडेड अपॉन रिक्वेस्ट, हम अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, आप मेरे से बाद में पूछेंगे तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट डिक्लेरेशन, जैसे ऊपर दे रहे थे यहाँ भी देंगे। आई solemnly declare that all the above information is correct to the best of my knowledge and belief। डेट प्लेस दे दिया, यहाँ पे डेविड ऑल्टर लिख दिया, यहाँ पे लिखना है नहीं। ठीक है, मतलब हम समझे नहीं तुम्हारा क्वेश्चन, क्या बोले तुम? अच्छा, तो क्या है यहाँ पे एक्सपीरियंस होना जरूरी है? कैसे आएगा? कहाँ से आएगा? है तो दोगे, नहीं होगा तो नहीं दोगे, ऑब्वियसली। देखो, मैंने, तुम ऑब्वियसली लेट से आए इसीलिए तुमको डाउट हो रहा है। मैंने क्या बताया था प्री प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में? वर्क एक्सपीरियंस में मैंने क्या बोला था? यहाँ पे क्या सिर्फ काम करना या इंटर्नशिप कोई भी चीज का करते हैं वो यहाँ पे आएगा? वो भी यहाँ पर आएगा। तो अगर आप कोई नए आदमी हो जिसने इंटर्नशिप भी नहीं किया, जिसने कहीं अलग से काम भी नहीं किया, तो आप यहाँ पे क्या डालोगे? कुछ नहीं। ठीक है, वो आप उसको पूरा खाली रख दोगे। ठीक है, उस मैटर को स्किप आउट कर दोगे। ठीक है ना, समझ में आया? डेट टाइम वो हो गया। चलो अब आते हैं कॉम्बिनेशन के ऊपर। मैंने क्या सिर्फ जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, लास्ट पास्ट जो एग्जाम है उसका डिटेल्स देते हैं, वो भी बस ऊपर ऊपर से। वी डोंट नीड टू गिव कितने मार्क्स आए। ठीक है, बस ईयर लिख दिया, यहाँ पे इतने से मैंने यहाँ पे पढ़ाई की है एंड यहाँ से की है, बस। ठीक है, किसमें? नहीं नहीं नहीं, देना ही नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी लिख दोगे कि
चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम आईसीएआई, आईसीएआई का हेड ऑफिस कहाँ है? दिल्ली, तो दिल्ली लिख दोगे। हो सकता है कि आप सीपीटी कोलकाता से किए हो, अपना इंटर बैंगलोर से किए हो, फाइनल दिल्ली से किए हो ही सकता है, लेकिन अब बिकॉज फंक्शनल में मेरे को बेसिक इन्फॉर्मेशन तो कुछ देना नहीं है, ऊपर ऊपर से देना है, तो हम लास्ट का ही दे देंगे कि मैंने दिल्ली से अपना फाइनल किया। ठीक है, समझ में आया? गुड। अब बात है कॉम्बिनेशन के ऊपर, इसी पे हमको मेजरली ज्यादा ध्यान देना है। क्या है देखिए, राघव शेट्टी 1207 मिंटो रोड पुणे महाराष्ट्र, टेलीफोन नंबर दे दिया स्लैश मेल आईडी दे दिया। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट उन्होंने दिया अपना करियर ऑब्जेक्टिव, क्या लिखा है? सीकिंग टू वर्क फॉर अ प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन एट द पोस्ट ऑफ अ लैबोरेटरी टेक्नीशियन, जूनियर टेक्नोलॉजिस्ट और क्वालिटी कंट्रोल असिस्टेंट with food processing, pharmaceuticals or chemical manufacturing industry, which will provide opportunities to utilize my skills, abilities and experience. ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट जाना है मेरा समरी ऑफ क्वालिफिकेशन के ऊपर। समरी ऑफ क्वालिफिकेशन में देखो, बेसिकली दे आर गोइंग टू गिव एन ऊपर ऊपर से नॉलेज कि मैंने क्या क्या पढ़ाई कर रखा है। ठीक है, क्या क्या हेड में पढ़ाई किया है। देखिए क्या दिया, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ फूड फार्मास्यूटिकल्स इंक्लूडिंग रिसर्च, प्रोडक्ट टेस्टिंग इन प्रोसेस कंट्रोल, प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोसेस ऑपरेशंस एक्सेट्रा पढ़ लेना। ठीक है, करके एजुकेशन के ऊपर आते हैं। जिंदल कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज पुणे महाराष्ट्र, क्या किया है वहां से? बीटेक इन फूड एंड ड्रग टेक्नोलॉजी 3 years अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। ठीक है, वाई हैव दे मेंशन्ड अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम? बीटेक तो लिखा ही है, तो फिर क्यों अंडर ग्रेड लिखा है? व्हाट इज द डिफरेंस, आपको मालूम है क्या यूजी और पीजी में? यूजी क्या होता है? अंडर ग्रेड। पीजी क्या होता है? पोस्ट ग्रेड। मतलब क्या हुआ? अंडर ग्रेड का क्या मतलब है? खाली 12th पास किया है। पोस्ट ग्रेड का मतलब क्या है? अंडर ग्रेड डिग्री लेके उसके बाद में हम ये काम कर रहे हैं। तो टेक्निकली अभी आप लोग कौन है, यूजी ना पीजी? यू आर यूजी। ठीक है, तो जब आप बीटेक लिख रहे हो या बीकॉम लिख रहे हो, चाहो तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम भी लिख सकते हो। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लिख सकते हो। ठीक है, मेजर एरियाज ऑफ स्टडी दिया उन्होंने कि उन्होंने क्या क्या पढ़ाई किया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने दिया ओवरव्यू ऑफ स्किल्स एंड एक्सपीरियंस एक्वायर्ड थ्रू ट्रेनिंग, कि उन्होंने ट्रेनिंग करके क्या क्या काम किया है। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने दिया एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस, माने कि उन्होंने कहाँ कहाँ पहले काम कर रखा है, वो करके उन्होंने अपना एक्स्ट्रा नॉलेज दिया है, माने जो स्किल्स है उनका वो है कंप्यूटर स्किल्स। फिर रेफरेंसेस दिया है अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट, फिर डिक्लेरेशन दे दिया है। ठीक है, दिस इज अ नॉर्मल कॉम्बिनेशन फॉर्मेट, लेकिन अगर हमको प्रॉपर कॉम्बिनेशन फॉर्मेट देखना है तो हमको आना पड़ेगा, देखो नीचे में ये देखो, ये वाला पेज नंबर 12.14, पेज नंबर 12.14 देखो क्या लिखा है, रिज्यूम। ठीक है, ये यहां पे नहीं लिख के ना यहां जाएगा बीच में। ठीक है, करके मैंने अपना नाम लिखा, फादर्स नेम लिखा, परमानेंट एड्रेस लिखा। ठीक है, उसके बाद मैंने कॉन्टैक्ट नंबर लिखा। यहां क्या गड़बड़ है? इन फर्स्ट 4 में क्या गड़बड़ है? इस पूरे यहां से लेके क्या गड़बड़ है? यहाँ पर्सनल डिटेल्स तो मुझे बोला गया था क्रोनोलॉजी में नीचे डालने के लिए, यहां ऊपर कैसे आ गया?
बिकॉज दिस इज अ कॉम्बिनेशन लेटर, सॉरी कॉम्बिनेशन फॉर्मेट, बगल में लिख लो दिस इज अ कॉम्बिनेशन फॉर्मेट, ठीक है। क्रोनोलॉजी अगर रहता तो ये सारी चीजें नीचे आती, बट बिकॉज दिस इज अ कॉम्बिनेशन फॉर्मेट वी आर गिविंग ऑल दीज डिटेल्स एट फर्स्ट। एग्जाम में आएगा तो ये फॉलो करना है, हाँ एग्जाम में आएगा तो ये फॉर्मेट को हमको फॉलो करना है, ठीक है। नाम दे दिया, फादर्स नेम दे दिया, यहाँ पे फादर्स नेम के अलावा आप अपना मदर्स नेम भी दे सकते हो, बट ये नहीं कि दोनों में से एक, आइदर फादर्स नेम और मदर्स नेम, ठीक है, दोनों में से एक का नाम लिखना है। मैंने अपना परमानेंट एड्रेस दे दिया, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, कॉन्टैक्ट नंबर के नीचे अगर मेरे को मेल एड्रेस देना है अपना तो यहाँ पे मेल आईडी भी दे देंगे, जैसे कॉन्टैक्ट करके यहाँ पे लिखा ना नंबर, जैसे कॉन्टैक्ट करके कोलन दे दिया, कोलन दे के पहले लिख दिया मोबाइल, फिर दे दिया ईमेल, करके ऐसे करके ब्रेक कर दिया, ऐसे कर देंगे, ठीक है। करने के बाद डेट ऑफ बर्थ लिख दिया मेरा 22 दिसंबर 1989। यहाँ पे क्या वो वाला फॉर्मेट फॉलो होगा डेट का, कौन सा वाला, फॉर्मल लेटर वाला फॉर्मेट, डेट महीना कॉमा ईयर, ठीक है, डेट महीना कॉमा ईयर, ठीक है। ये जो डेट महीना कॉमा ईयर वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये अब अपना जिंदगी में समझ लो कि कुछ भी लिखना है अगर मेरे को लेटर या ऑफिशियल कोई भी चीज, तो हमको यही फॉलो करना है, ठीक है, समझ में आया। नेशनैलिटी दे दिया इंडियन, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, डन। अब देखो इसने अपना क्वालिफिकेशन कितने सुंदर तरीके से लिखा है, हमको भी ऐसे ही सजा के लिखना है। मैम हमको ऐसे लिखने का मन नहीं है, हम पैराग्राफ बना के लिखेंगे, अच्छा लगेगा, प्रेजेंटेबल लगेगा। मैंने हमको तो 2 बार पढ़ना पड़ेगा ना कि वो पहले बढ़ते हैं वो सीए किया, कहाँ से किया, कब किया, वो पैराग्राफ में सारा इंफॉर्मेशन एक साथ में मर्ज हो जाएगा। तो या तो बुलेट पॉइंट्स बना के दे, नहीं तो ऐसे टैब्यूलर फॉर्म में दे, ठीक है। तो टैब्यूलर फॉर्म में अगर हम देंगे तो देखिए क्या क्या है, पहले सीरियल नंबर आया, क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट या स्ट्रीम, इंस्टीट्यूट, बोर्ड या यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग एंड परसेंटेज ओवरऑल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ कुछ ऊपर नीचे लग रहा है क्या, करेक्ट, लेटेस्ट नीचे आ गया है, तो यू जस्ट नीड टू टर्न दिस, ठीक है। 3 नंबर ऊपर जाएगा, 1 नंबर नीचे आ जाएगा, सॉरी हाँ ठीक है, तो बोला बीए तो बीच में ही रहेगा, बीए बीच में रहेगा, ये 3 खाली बन जाएगा 1, और ये 1 क्या बन जाएगा 3, ठीक है। तो मैंने बेसिकली अपना एमए किया है। बहुत लोग बोलते हैं कि मैम शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, पूरा मास्टर्स इन आर्ट्स लिखना जरूरी है, नहीं, शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हो, दीज आर यूनिवर्सल एक्सेप्टेड शॉर्ट फॉर्म्स विच एवरीवन नोज अबाउट, ठीक है। नहीं क्या क्या बोले आप, हाँ हाँ वो तो भाई नाम है मेरा, हम वैसे ही लिखते हैं, फुल नेम आपको अपना मेंशन करना है, जैसे यहाँ पे फुल नेम में एम जोशी लिखने से नहीं चलेगा, आपको पूरा नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है, और फोन नंबर ऑब्वियसली पूरा ही देना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर हुआ। तो पहले मैंने ये लिखा कि मैंने अपना एमए किया है इंग्लिश में, वो करके मैंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से किया है, कौन से यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कौन सा ईयर 2012, कैसे पास किया, फर्स्ट डिवीजन। अब मैनी पीपल से कि यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन क्यों लिखा है, एग्रीगेट परसेंटेज या सीजीपीए क्यों नहीं मेंशन्ड है, पहले कॉलेजेस में डिवीजन होता था, ठीक है, पहले कॉलेजेस में डिवीजन होता था,
तो आप डिवीजन लिखोगे। अब मेरे टाइम पे पासिंग परसेंटेज था तो मैं परसेंटेज लिखूंगी, आपके टाइम पे क्या है, परसेंटेज है, सीजीपीए है, तो आप सीजीपीए लिखोगे। आपके जो मार्कशीट में जो वर्ड यूज किया गया है, एग्रीगेट परसेंटेज और सीजीपीए और डिवीजन, यू विल राइट दैट। ठीक है। मेनी पीपल से कि जब हम बीकॉम करते हैं तो हमारे को सीजीपीए के साथ में डिस्टिंक्शन भी लिखा रहता है, फर्स्ट डिस्टिंक्शन, सेकंड डिस्टिंक्शन, दोज आर नॉट योर मार्क्स, दोज आर योर रैंक्स। होता है ना, पास विद डिस्टिंक्शन लिखा रहता है ना, हम लोग बोलते हैं ना जब किसी को प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि मैंने बीकॉम किया है विद डिस्टिंक्शन। तो डिस्टिंक्शन जब हम बोल रहे हैं तो हम बेसिकली मेंशनिंग द रैंक। ठीक है, आई एम नॉट मेंशनिंग माय परसेंटेज। तो ओवर हियर वी नीड टू राइट जो भी परसेंटेज में या सीजीपीए में या एवरेज में या डिवीजन में, जैसे भी आपके मार्कशीट में लिखा हुआ है वो चीज आप यहाँ पे लिखोगे। क्लैरिटी हो गया सबको? ठीक है। तो यहाँ मैंने डिवीजन लिख दिया, फिर मैंने बीए किया क्या, ऑनर्स में। तो मैम यहाँ एमए के आगे ऑनर्स पास क्यों नहीं लिखा? पीजी कोर्सेज में देयर इज नो ऑनर्स और पास। ऑनर्स पास वाला कॉन्सेप्ट इज ओनली इन अंडरग्रेड्स। पीजीज में वी डू नॉट हैव एनी डिविजन ऑफ पास और ऑनर्स। ठीक है। फिर मैंने हायर सेकेंडरी किया है कौन से स्ट्रीम में, ह्यूमैनिटीज लेके, कौन से स्कूल से, लोरेटो कॉन्वेंट बैंगलोर। बोर्ड मेरा सीबीएसई था, ईयर था मेरा 2007, पासिंग परसेंटेज था मेरा 85%। समझ में आया? ऐसे करके मैंने लिख दिया कि मेरा ये काम है। आप क्या पूछे थे, पूछे। अगर आप बुलेटिन्स में लिखना चाह रहे हो, ठीक है, तो देखो यहां पे आपने लिखा बीकॉम, बुलेट दे दिया एक तो, बीकॉम लिखा, बीकॉम खत्म करके यहां पे जहां है ना बीकॉम के आगे ब्रैकेट में ईयर लिखोगे, कब स्टार्ट किया, कब खत्म किया, बीकॉम में कितना साल। तो क्या होगा यहाँ पे, स्टार्टिंग ईयर एंडिंग ईयर लिख देंगे। उसके बाद बगल में क्या लिखेंगे, ऑनर्स और जनरल विच एवर कैटेगरी वी आर बिलोंगिंग टू। उसके बाद में यहाँ जो नीचे यहाँ है ना, यहाँ पे एक तो सब बुलेट देंगे, माने ये तो एक बुलेट दे दिए, ये तो गोल बना दिए, गोल के बाद यहाँ पे गोल नहीं करना है, यहाँ पे कोई और बुलेट दे देना है, दे के पासिंग परसेंटेज। क्लियर? उसके बाद सेम लेवल में ये करके कहां से लिखा है, मैंने कहां से पास किया है, सो एंड सो कॉलेज, ब्रैकेट में सो एंड सो यूनिवर्सिटी। ठीक है। बुलेट्स कैसे लिखना है समझ में आ गया ना, ड्रॉप डाउन करना है, सीढ़ी बनाना है, एक मेजर हेड, सब हेड, सब हेड, ऐसे करके ड्रॉप डाउन करना। क्लियर? चलो, ये तो हो गया मेरा एकेडमिक्स। एकेडमिक्स के बाद आया मेरा वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ वर्क एक्सपीरियंस को भी आपने देखिए मैंने बहुत सुंदर तरीके से टैबुलर फॉर्म में सजा दिया। मैम यहाँ तो उसने एक ही वो का पास्ट दिया है, तो फिर तो बुलेट्स में लिख ही सकता था। अरे भाई उसको और अच्छे से प्रेजेंट करना है तो उसने वैसे लिख दिया, आपको बुलेट्स में लिखना है बुलेट्स में लिख दो। ठीक है। तो क्या है, सीरियल नंबर मैंने एक ही जगह काम किया है, कहाँ, टहलका। पोजीशन हेड सीनियर इंटर्न फ्रॉम 2012 टू 2016। ठीक है। उन्होंने लिख दिया कि मैं कहां से किया हूं, कौन से पोजीशन में किया हूं, तब स्टार्ट किया था, तब से लेके यहाँ पे खत्म किया। अब बहुत लोग बोलते हैं कि मैम यहाँ पे तो सिर्फ महीना और ईयर मेंशन है, डेट देना जरूरी है। हाउ डज इट मैटर, डेट तुम्हारा हमको मैटर नहीं करता है। I need the month and the year from which you have started. I need the month and the year from which you have started. ठीक है। I don't need the date. दोगे तो भला, नहीं दोगे मत दो। ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरा हॉबीज। देखो यहाँ पे क्या लिखा है उसने,
इंटरैक्टिंग विद पीपल एंड रीडिंग नॉवेल्स। मैंने अपना स्पीकिंग स्किल्स बता दिया, मैं इंटरैक्ट करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है लोगों से इंटरैक्ट करना, एंड मुझे नॉवेल्स पढ़ना अच्छे लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लैंग्वेज इज नोन, इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी। नाउ रिमेंबर one thing, when you are writing the sequence in which you are giving your language describes the fluency, describes the comfort level of that language with you. When I am writing English, French, Hindi means English is my first language, French is my second language and Hindi is my third language. मतलब मैं इंग्लिश में तो फ्लुएंट हूं ही, उसके बाद आई एम कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज फ्रेंच, देन आई एम कंफर्टेबल विद हिंदी. Just because I am an Indian, I belong in India doesn't mean कि I have to be good in Hindi or I am comfortable in Hindi. I might be comfortable in that, I might be very good in that, but उससे ज्यादा प्रेफरेंस मैं अपने फ्रेंच लैंग्वेज को दे रहा हूं. ठीक है, उससे ज्यादा कंफर्ट मेरा उस लैंग्वेज में है. Now, why there can be another reason for placing a foreign language as your second language? What can be the other reason for placing a foreign language in my second language? Correct. जिस कंपनी में हम अप्लाई कर रहे हैं उसका वो जो ब्रांच में जहां हम जाना चाह रहे हैं इज इन फ्रांस, which is why I am pressing upon the fact कि after, because English तो first रहेगा ही. English is a universally accepted language which we always keep as a first language. ठीक है, because मेरे को उसके फ्रांस के डिपार्टमेंट कंपनी के ब्रांच में काम करना है. I am suppressing on the fact that I know French better. Clear? समझ में आया? तो फॉर राइटिंग योर लैंग्वेज, ये तो बुक में है, हम लोग बोल भी सकते हैं कि हाँ भाई लिख दिया तो लिख दिया, बट इसका एक मेजर इम्पैक्ट यही है कि जब आप आगे जाके रिज्यूम बनाओगे तो जब आप लैंग्वेजेस जिस क्रोनोलॉजी में लिख रहे हो विल जस्टिफाई कि आप उस लैंग्वेज के साथ में कितना कंफर्टेबल हो. समझ में आया? ठीक है, एंड सेकेंड रीजन भी समझ में आ गया कि उसको मैंने फर्स्ट इसीलिए लिखा क्योंकि मेरे को उसी रीजन में जाके काम करना है. ठीक है, नेक्स्ट रेफरेंसेस. यहां रेफरेंसेस उन्होंने दे दिया है. एक मिस इंदु मल्होत्रा, सीएमओ बैंगलोर, उनका फोन नंबर. नेक्स्ट मिस शालिनी मलिक, एडिटर टहल का फोन नंबर दे दिया उनका. तो मैंने बेसिकली 2 जन का नाम दिया है जिनके पास में अगर जाया जाए तो मेरे बारे में ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिल सकता है. ठीक है, क्लियर? रेफरेंस में जब भी हम मेंशन करेंगे, वी विल मेंशन 1 person मैंडेटरी फ्रॉम वेयर आई हैव कम फ्रॉम वेयर आई हैव वर्कड एंड कम. जहां मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूं वहां से एक मैंडेट आदमी का नाम मेरे को रेफरेंस में देना ही पड़ेगा. क्या दोगे तो अच्छा रहेगा. एंड वो भी कहां, जहां लेटेस्ट से आए हो. 3 जगह काम किए हो तो तीसरा वाला लेटेस्ट हुआ ना, तो वो तीसरे वाले क्या जो ऑफिस है वहां से किसी एक आदमी का नाम हम यहाँ रेफरेंस में डालेंगे. ठीक है, एंड द सेकेंड रेफरेंस पर्सन कैन बी एनी इंडिविजुअल, your friend, family member, or any other person who can give the interviewer an authentic information about you. समझ आया? रेफरेंस के बाद में इन्होंने यहाँ पे एंड कर दिया, लेकिन क्या एंड होगा? क्या होगा? यहाँ पे मेरे को क्या लिखना है? डेक्लेरेशन लिखना है. डेक्लेरेशन के बाद क्या लिखना है? डेट लिखना है. फिर क्या लिखना है? प्लेस. क्लियर? ये 3 चीज यहां मिसिंग है, ये 3 चीज यहां पे आएगा. समझ आया? अभी तक फॉर्मेट को लेके किसी को कोई दिक्कत हो रहा है? हाँ,
अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट वाला चीज थोड़ा सा वो हो जाता है कि भाई यू बीइंग टू सिक्रेटिव, तुम नहीं चाहते कि तुमसे कोई तुम्हारे बारे में कोई डीप इंफॉर्मेशन ले। नहीं नहीं, एग्जाम में दो रेफरेंस दो ना, एग्जाम में दे दो रेफरेंस, ठीक है, समझ आया। अब इसका कवर लेटर देखो, कवर लेटर का फॉर्मेट जो है ना इज द सेम एज माई फॉर्मल लेटर, जैसा फॉर्मल लेटर का था वही सेम फॉर्मेट यहाँ पे। इसमें बस चेंज क्या होगा, सब्जेक्ट चेंज होगा एंड जो मैटर है वो चेंज होगा, ऑब्वियसली सब्जेक्ट एंड मैटर चेंज होगा। सब्जेक्ट एंड मैटर तुम लोग एक बार पढ़ लेना, वेरी इजी। एज एन एप्लीकेंट आपको जो जो दिखना चाहिए इंफॉर्मेशन इन बॉडी इंट्रो बॉडी कंक्लूजन वही यहाँ पे आएगा। एक बार गो थ्रू इट, समझ में आया वेल एंड गुड, नहीं आया तो मेरे से आके पूछे ना, हम बता देंगे नेक्स्ट क्लास। वो करके आई थिंक रिज्यूम वाला चैप्टर खत्म, ठीक है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज बोलते हैं, जब भी कवर लेटर लिखने को आएगा ना फॉर्मेट तो जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। लास्ट में देखो एक आइटम ऐड किया हुआ है, क्या है, एनक्लोजर्स या ENCL जिसको बोलते हैं, ये लिखना जरूरी है। एक रिज्यूम का कवर लेटर में एनक्लोजर्स आना जरूरी है। अब एनक्लोजर्स के अंदर क्या आएगा, क्या क्या चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उस लेटर के साथ क्या क्या चीज अटैच करके दे रहे हैं वो हमको यहाँ पे लिख के देना होगा, ठीक है। यहाँ टेस्टिमोनियल्स मतलब बेसिकली जो मेरे सर्टिफिकेट्स हैं, जो मेरे अचीवमेंट्स के जो सर्टिफिकेट्स है वो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, दोज आर माई टेस्टिमोनियल्स एंड आई एम गिविंग अलोंग माई रिज्यूम। क्या, कहाँ पे, कहाँ नहीं दिया हुआ है कवर लेटर में, समझा नहीं अब। हाँ कहाँ बोल रहे हैं, नीचे जाए, चैप्टर जहाँ खत्म हो रहा है, अरे पेज नंबर बोलना यहीं पे, हाँ क्या, नहीं नहीं ये तो कवर लेटर है यार, ये रिज्यूम थोड़ी है, ये तो लेटर है। रिज्यूम में ये रहा तो डिक्लेरेशन डेट प्लेस, नहीं 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 रेफरेंस कहाँ दिया है, क्या कर रहे हैं, ठीक है।